एपिसोड 41। रिवास रिधा को डीपी किस करना स्टार्ट कर देता है और इसे सब कुछ सडन हुआ था, जिसके चलते रिधा उसको अपने हाथों से पुश करके खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि रिवास ने उसकी काफी टाइटली होल्ड किया हुआ होता है और अपने हाथों को कंटिन्यूसली उसके बॉडी पर फ्लाइट कर रहा होता है, कभी उसके नेक एरिया पर तो कभी उसके चेस्ट एरिया पर तो कभी उसके थाई पर। फिर धीरे से अपने हाथ को वो उसके बैक पर ले जाता है और उसको वहां पर हल्के हाथ से दबा देता है, जिसके चलते रिधा का माउथ धीरे से ओपन कर देती है। रिवास को रिधा का माउथ जैसे ही ओपन मिलता है, धीरे से वो अपने टांग को स्लाइड कर देता है रिधा के माउथ में और वो उसको एग्रेसिवली और डीप किस करने लगता है। रिधा के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है अपने टांग से और वो रिधा को कंटिन्यूसली किस कर रहा था और रिधा के बैक पर अपने हाथों को स्लाइड कर रहा था। वही रिधा भी अब उसके पूरे कंट्रोल में आ चुकी होती है, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइट फील कर रहा होता है और फिर वो धीरे से रिधा के शर्ट के बटन को एक एक करके ओपन करने लगता है और फिर वह ऐसे ही उसको उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ आने लगता है। रिधा ने अपने एक हाथ को उसके निक में डाला हुआ था और अपनी एक हाथ से उसके चेस्ट पर पैट कर रही होती है ताकि वो उसको छोड़ दे। रिवास जब देखता है रिधा को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके लिप्स को छोड़ देता है, जिससे रिधा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। रिवांस उसको बेड पर लेकर आता है और उसको धीरे से बेड पर फेंक देता है और फिर वह उसके पैरों के बीच आते हुए उसके ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड रख देता है। रिधा उसको देखती है और फिर उठने की कोशिश करती है, लेकिन रिवांस उसको धीरे से वापस से लेटा देता है उसके शोल्डर पर हाथ रखकर। रिधा बस बड़ी बड़ी आंखें करके रिवांस को देख रही होती है और लंबी लंबी सांस ले रही होती है। वही रिवास ने अभी रिधा के शर्ट को पूरी तरीके से ओपन नहीं किया होता है, वो उसके शर्ट के ऊपर से ही उसके स्किन को टच करता है और फील करता है। उसकी एक नज़र रिधा के शरीर पर थी तो उसकी दूसरी नज़र रिधा के डरे हुए चेहरे पर। मुझे शरीर बोलना बड़ा अजीब लगता है, बट क्या करे, कुछ और बोल नहीं सकते हैं पॉकेट एफएम की गाइडलाइंस की वजह से। रिवास फिर रिधा के सारे बटन्स को ओपन करके उसको हटा देता है और फिर धीरे से उसके ऊपर झुकता है और उसके निक पर किश करता है और सक करता है और फिर सॉफ्ट सॉफ्ट बाइट करने लगता है। रिवास रिधा के नेक पर ऐसे ही बाइट कर रहा था और रिधा रिवास के शोल्डर पर अपने हाथों को रख देती है। रिवास रिधा को ऐसे ही किश करते हुए धीरे धीरे उसके नेक एरिया से नीचे की तरफ आने लगता है, फिर वो उसके पूरे बॉडी पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। वही उसको साथ में पिंच भी कर रहा होता है तो साथ में वो उसको कई जगह स्क्विंच भी करता है। रिधा जब रिवास को ये सब करते हुए देखते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा सेफ फील होता है, उसकी तो दिल की धड़कनें ही रुक जाती है रिवास को ऐसे देखकर। रिधा को पहले पहले तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा प्लेजर महसूस हो रहा होता है, बट अब उसको हर्ट हो रहा होता है रिवास के लगातार बाइट और सक करने की वजह से। और फिर वो रिवास को रोकते हुए कहती है, बस हस्बैंड अब नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है। वही रिवास तो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया होता है, वो पूरी तरह से पागल हो गया होता है अग्रेशन में, लेकिन जब वो फील करता है रिधा हर्ट हो रही है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, अपने अग्रेशन को काम करता है। रिवास फिर उसको सॉफ्ट तरीके से प्यार करने लगता है, वो उसकी टमी पर आता है और वहां पर धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। रिधा अपने हाथ को रिवास के बालों ग्रॉप कर लेती है और उसे प्रेस करती है अपने टमी में। रिवास उसको ऐसे ही किस करना स्टार्ट कर देता है और वह साथ में उसके थाई पर भी अपने हाथों को स्लाइड कर रहा होता है और उसे पिंच कर रहा होता है। लेकिन फिर वो उससे थोड़ा सा दूर होता है और उसे देखते हुए एक एक करके अपने शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देता है। रिधा जब ये देखती है तो वह कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। रिवास रिधा को इस तरह से देखकर एक स्मारक करता है और फिर वह अपने साथ को निकाल कर फेंक देता है और फिर अपने पेंट को भी निकाल देता है। और फिर वो दोबारा से उसके ऊपर आता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर करके अपने एक ही हाथ से उसके दोनों हाथों को ग्रेप कर लेता है। उसके ऐसा करते ही रिधा तुरंत अपनी आंखों को खोल देती है और रिवास को अपने ऊपर देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह अपने मन में कहती है, क्या हस्बैंड फिर से वो सब करने वाले हैं। लेकिन रिधा को तो बस थोड़ा सा प्यार करना था, रिधा को ये नहीं करना था। वही यही सब सोचकर अपने सर को इधर उधर करने लगती है ताकि रिवास उसके लिप्स को छोड़ दे और वह उसको बता सके, लेकिन रिवास उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, बल्कि वह उसके दोनों पैरों को पकड़ के अपने बेस्ट के राउंड रैप करवाता है और रिधा के ऊपर हल्का सा और झुक जाता है और खुद को उसके अंदर इंटर करवाता है। रिधा जब ये फील करती है तो वह अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती है जिन्हें रिवास ने ग्रेप कर रखा होता है, लेकिन रिवास को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो फास्टली खुद को मूव करने लगता है।
और फिर वो रिधा के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर किस करने लगता है। वही रिधा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसके चलते वो चिल्ला रही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाती है जब वो देखती है रिवास उसके चिल्लाने के बाद भी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रिवास उससे ऐसे ही फास्टली आधे घंटे तक फिजिकल होता है और फिर वो उसको छोड़ देता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है। वही रिधा लंबी लंबी सांस ले रही होती है, वो पूरा स्वेटी हो गई होती है, उसका पूरा फेस रेड पड़ गया होता है। रिधा के बिखरे बाल उसके फेस पर आ रहे थे और उसकी फेस पर चिपक गए थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। रिधा फिर रिवास को हटाते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड मेरे ऊपर से हटके, अब बहुत भारी हो। ओल्ड हस्बैंड प्लीज हटिए ना, मैं थक गई हूँ। रिवास धीरे से अपना फेस उठना है और रिधा के फेस की तरफ देखता है और उसको देखकर फिर से टर्न ऑन हो जाता है, क्योंकि रिधा का फेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। रिवास रिधा को देखता है और रिधा रिवास को देखती है और कुछ फील करती है अपने अंदर, और फिर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है और कहती है, हस्बैंड आप फिर से। रिवास उसको देखकर एक स्माइल करता है और कहता है सॉरी, और फिर वापस से अपने काम पर लग जाता है। वही रिधा उसको रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, जो हस्बैंड रुक जाए ना प्लीज, मुझे हट हो रहा है, प्लीज ओल्ड हस्बैंड। लेकिन शिवांश उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसके दोनों कलाइयों को पकड़ लेता है और फास्टली इन आउट होना स्टार्ट कर देता है। रिधा इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, उसकी पूरी हालत खराब हो गई होती है और वह काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है खुद को छुड़ाने की, और बार बार बोल रही होती है, ओल्ड हस्बैंड मुझे पेन हो रहा है। रिवास जब रिधा के वॉइस को सुनता है तो वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है, रिधा मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे पहले ही बोल रहा था ना कि तुम मुझे मत उकसाया करो, तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है और उसके ऊपर से हटता है। रिधा उसको धक्का देते हुए कहती है, आप बहुत भारी हो। रिवास कहता है, हम जनता हूँ। रिधा फिर रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे परेशान करते हैं। रिवास कहता है, प्रोवोक तो तुम ही करती हो, जब तुम्हें पता है इससे तुम्हें तकलीफ होगी तो फिर ऐसा क्यों करती हो। रिधा उसकी बात सुनकर उसकी घर कर देखने लगती है और कहती है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझसे तो बस भाभी ने बोला था मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊंगी और ऐसे आपके पास बैठेगी तो आप मुझे बेबी दोगे, लेकिन आपने मुझे बच्चे नहीं दिया बल्कि अपने मेरे साथ फिर से ये सब किया। रिवांश उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर उसे पकड़ के अपनी तरफ पलटाता है और उसके चिक्स को सॉफ्टली टच करते हुए उसके पूरे फेस पर छोटे छोटे किसेस करना स्टार्ट कर देता है। उसके दोनों आईज पे, उसके चिक्स पे, उसके नोज पे, उसके लिप्स पे। रिधा जब ये देखती है तो वो रोना भूलकर स्माइल करने लगती है। रिवास फिर उसके लिप्स के कॉर्नर पर बने एक छोटे से मोल पर किस करता है और फिर उससे दूर होता है। रिधा उसको स्माइल करते हुए देख रही होती है और फिर कहती है, मैं थक गई हूँ ओल्ड हस्बैंड। रिवास उसको प्यार से पकड़ता है और उसकी पूरी बॉडी को छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट किस्से करना स्टार्ट कर देता है। उसके ऐसा करने से रिधा को गुदगुदी होने लगती है, इसलिए वो तुरंत अपने दोनों हाथों से उसकी फेस को पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। रिवास कहता है, तुम्हें किस, और फिर वो दोबारा से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। रिधा फिर से उसके फेस को पकड़ लेती और कहती है, ऐसा मत करिए ना, रिधा को गुदगुदी होती है। रिवास कहता है, रिधा चुप रहो। उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे वो उसको हटा रही होती है। रिवास फिर उसको ऐसे की किस करते हुए बाइट करने लगता है और फिर वो ऐसे ही वापस से टर्न ऑन हो जाता है। रिधा जब ये फील करती है उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है और वो रिक्वेस्टिंग टर्न में कहती है, ओल्ड हस्बैंड फिर से नहीं प्लीज। रिवास बेचारा अब क्या ही करे, वो तो परेशान हो गया। रिधा की ऐसी हरकतें उसे अनकंट्रोल कर देती है। वो फिर रिधा के लेग्स के बीच आता है और धीरे से उसके ऊपर लेट जाता है और वह दोबारा से उसके अंदर इंटर होता है, लेकिन वो इस बार मूव नहीं करता है और रिधा से कहता है, रिधा मुझे बाइट करो। रिधा मना करती है और कहती है, नहीं मुझसे नहीं होगा। रिवास उसको घूर कर देखता है और कहता है, तुम कर रही हो या नहीं, ऐसा बोलकर वह, आगे समझ जाओ आप सब। रिधा के मुंह से आउच की आवाज निकल जाती है और फिर वो रिवास को घूर कर देखती है और कहती है, अभी बताती हूँ आपको। इतना बोलकर वो उसके शोल्डर पर इतनी जोर से बाइट करती है कि वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर रिवास उसको घूरने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें बाइट करने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि तुम आ जाओ और मुझे कच्चा ही खाना स्टार्ट कर दो। रिधा रिवास के शोल्डर को डरते हुए दिखती और कहती है, ओल्ड हस्बैंड आपको दर्द हो रहा है क्या। रिवास उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल करता है, कहता है, ये बात तो मुझे सुबह बताना, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही वह वापस से शुरू हो जाता है और ऐसे ही वो 3-4 राउंड ले लेता है।
इस बीच रिधा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, वह बेहोशी के हालात में जा चुकी होती है। रिवास फिर कुछ देर बाद जाकर रुकता है और उससे अलग वॉशरूम के अंदर चला जाता है, फिर खुद को अच्छे से क्लीन करता है और रिधा के लिए भी गीला टॉवल लेकर आता है और उसे भी अच्छे से क्लीन करता है और उसे एक टी शर्ट पहनाकर उसे अच्छे से लेटा देता है और फिर खुद भी कपड़े पहनता है और उसके बगल में उसको हक करके लेट जाता है। रिवास की जब अगली सुबह नींद खुलती है तो उसे अपनी बाहों में रिधा दिखाई देती है। रिधा को देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, फिर वो उसके चिक्स को टच करते हुए कहता है, तुम आज भी उतने ही इनोसेंट हो रिधा जितना पहले थी। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। हमें मैरीलैंड के रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है। उस रॉयल पैलेस के एक बड़े से रूम में दो पर्सन आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक इंसान कहता है, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं, जैसे मैंने अपनी वाइफ और अपनी बीवी को खाया था उसी तरह से अपनी सिस्टर को भी खोया था। मिस्टर रिवास प्रताप सिंह, मैं भी उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहता हूं, बट मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं अपनी इनोसेंट सी बच्ची की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकता हूं। मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को पहले ही खो दिया है, अब अपनी बेटी नहीं खो हो सकता हूं। आपको पता है ना, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो लोग मेरी इनोसेंट से बच्चे को हार्म कर देंगे, इसलिए मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं। मिस्टर प्रताप, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा वेट करिए इस चीज के लिए। मैं सभी को सजा देना चाहता हूं, बट अभी के लिए मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो सत्ता के लालची मेरे बच्चे को नोच कर खा जाएंगे। आपको नहीं बता सकता मैं कितना परेशान हूं। मैं इन सब से उसे छुपा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो यहाँ की प्रिंसेस है। वो जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे और आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक वो किसी सेव हाथों में ना पहुंच जाए और यहाँ के पद के लिए योग्य न हो जाए तब तक आपको रुकना ही होगा। इतना बोलते हुए वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और यह इंसान कोई और नहीं, रिधा के डैड यहाँ के किंग मिस्टर अभिमन्यु राठौड़ है। अभिमन्यु जी अपनी जगह से उठकर बालकनी में चले जाते हैं और वहां से नीचे देखते हैं जहां पर दो बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है और उसका लड़का होता है। अभिमन्यु जी उसे लड़की को देखने से कहते हैं, पहले बहुत लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है और मैंने उसे बहुत ही मुश्किलों से बचाया है। रिवास उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और फिर वह भी अपनी जगह से उठकर उसे बालकनी में आ जाता है और बालकनी से नीचे की तरफ देखने लगता है जहां पर रिधा खेल रही होती है। अभिमन्यु जी रिधा की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए इसमें इसकी क्या गलती है। यहाँ की प्रिंसेस होने के कारण ये सबकी नजरों में आ चुकी है, जिसका भुगतान मुझे रोज करना पड़ता है। रिवास भी रिधा की तरफ देखता है जिसकी उम्र 17 साल होंगी। वो एक 10 साल के बच्चों के साथ खेल रही होती है। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं और वहां पर उसकी प्यारी सी हंसी गुज रही होती है। अभिमन्यु जी कहते हैं, मैं बाहर के लोगों से तो अपनी बेटी को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से कैसे बताऊं इस जब घर के अंदर है। रिवास रिधा की तरफ से स्माइल करता है, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी बहन की याद आ जाती है जो बिल्कुल इसी तरह चुलबुल नेचर की थी। रिवास फिर अभिमन्यु जी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लीजिए, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलानी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट और कर सकता हूँ, जितना अभी किया तो थोड़ा और सही। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी अभिमन्यु से कहते हैं, थैंक यू मुझे समझने के लिए, और हाँ, मैं आपको अपनी बेटी की शादी में जरूर बुलाऊंगा। रिवास उनकी बात सुनकर स्माइल करता है, कहता है जरूर। वो इतना बोलकर वहां से निकल जाता है और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक और होता है। रिवास पहले की बातों को याद करके स्माइल करने लगता है और फिर वो रिधा के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, कहाँ वो मुझे तुम्हारी शादी में बुलाने वाले थे और कहाँ तुम्हारी शादी ही मुझे हो गई। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है कि शादी के बारे में पता लगने के बाद किस किस को शौक लगता है। और फिर वह आगे कहता है, रिधा जब तक तुम खुद नहीं बताओगी तुम कौन हो और कहां से आए हो तब तक मैं तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगा, और नहीं मैं तुम्हें मैरीलैंड लेकर जाऊंगा। मैं चाहता हूं तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो और तुम खुद से मुझे सब कुछ बताओ कि तुम कौन हो और क्या हो, और तुम्हारे शादी वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम आखिर वहां से इंडिया में कैसे पहुंची। मैं यहाँ सब कुछ जानना चाहता हूँ और मैं वेट करूंगा तुम्हारे बताने का। फिर वह उठकर वॉशरूम चला जाता है और फिर वह शावर लेता है और फटाफट रेडी होकर रिधा के पास आता है और उसको उठाने लगता है और कहता है, रिधा जल्दी उठो, हमें नीचे चलना है। रिधा धीरे धीरे अपने इसको ओपन करती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है अपनी पूरी बॉडी में, जिससे वो रोड सा फेस बना लेती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड आप बहुत ही बुरे हो, मैंने आपसे कितना कहा था रुक जाए बट आप नहीं रुके। रिवास कहता है, रिधा मैंने भी तो तुमसे कहा था ना मुझे प्रोवोक मत करना वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा, अब मुझे प्रोवोक करने की पनिशमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना रिधा। रिधा उसकी बात सुनकर उसे करने लगती है और कहती है, आप सच में बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
रिवास कहता है अच्छा। रिधा कहती है मैं बता दूंगी मॉम और डैड को आपने क्या किया था मेरे साथ। और आपने मुझे उल्लू भी बनाया था, आपने मुझे बेबी भी नहीं दिया, मुझे सब उल्लू बना देते हैं, भाभी ने भी मुझे उल्लू बना दिया और आपने भी। रिवास जब ये सुनता है तो उसकी भावे में टेढ़ी हो जाती है और वह उसे घूरते हुए कहता है अच्छा तो तुम मॉम और डैड को बताओगी जाकर कि मैं क्या किया है। रिधा कहती है हम बताऊंगी। रिवास कहता है फिर तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी इस चीज के लिए। रिधा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे डरते हुए देखती है और कहती है आप मुझे बार बार पनिशमेंट देने की बात क्यों करते रहते हो, क्या आप कोई टीचर हो। रिवास कहता है नहीं मैं टीचर तो नहीं हूं, लेकिन जब तुम मेरे कहने से उल्टा करोगी तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना रिधा, जिससे तुम बार बार गलती ना करो। रिधा उसको घूर कर देखती है और कहती है मत कब क्या है आपका। रिवास कहता है तुम मॉम को बताने जाओगी तो तुम्हें तो मैं पनिश करूंगा इस चीज के लिए। इतना बोलकर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वह रिधा के एकदम से ऊपर आ जाता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथों को रख देता है और कहता है अब मैं फिर से तुम्हारे साथ, इतना बोलकर वह उसकी तरह झुकने लगता है। रिधा उसको डरते हुए देखते हैं और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पुश कर देती है और अपनी कमर को पकड़े बाथरूम की तरह भाग जाती है। रिवास उसको ऐसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है और फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है मैंने उसे रात को ड्रग्स के नशे में गलती से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और फिर मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम्हारे डैड कभी भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारे पति के रूप में। और फिर वह अपने सर पर मरते हुए कहता है ओह सीट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। थोड़ी देर बाद रिधा और रिवास सबको डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करते हैं। सब लोग बैठकर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वही रिधा रिवास को घूर घूर कर देख रही होती है और इस चीज को मिशिका नोटिस कर रही होती है और फिर कहती है रिधा क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो। रिधा रिवास की तरफ देखती है और कहती है भाभी ये बहुत बुरे हैं। मिशिका कहती है क्यों, क्या हुआ, रिवास ने तुमसे फिर से प्यार नहीं किया क्या। रिधा कहती है नहीं भाभी ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बुरे हैं, ये रुकते नहीं है जब शुरू हो जाते हैं तो। मिशिका जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन वह किसी तरह अपने हंसी को कंट्रोल करती है और कहती है रिधा फिर प्रॉब्लम कहाँ है, तुम्हें ही तो कहा था तुम्हें रिवास का प्यार चाहिए था। रिधा कहती है हाँ कहा था, लेकिन ऐसे थोड़ी कहा था कि रुको नहीं, ये तो शुरू होते हैं तो बिल्कुल ही नहीं रुकते हैं, मैंने कितना कहा था रुक जाओ ओल्ड हस्बैंड, लेकिन ये तो रुकते ही नहीं। रिधा की बात सुनकर मिशिका कहती है रिधा अब इतनी क्यूट वाइफ होंगी तो कौन ही हस्बैंड कंट्रोल कर पाएगा, अब तुम इतनी क्यूट और इनोसेंट हो कि मैं रिवास का दोस्त दे ही नहीं सकती हूँ, अब बेचारे से कंट्रोल नहीं हुआ होगा, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना रिवास। रिवास जब ये सुनता है तो उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और वही सब लोग बड़ी बड़ी आंखें करके उसी की तरफ देख रहे होते हैं और अब सब लोगों को समझ में आ जाता है कि कल रिधा किस प्यार की बात कर रही थी। वही रिवास जब उन सारे लोगों के नजरों को अपने ऊपर फील करता है तो वह अपना सर नीचे कर लेता है और खाना खाने लगता है। वही रिधा गुस्सा कर रही होती है अभी भी और मिशिका के चेहरे पर से तो स्माइल जा ही नहीं रही होती है। तभी रिधा कहती है फिर भी इनकी गलती है और मैं इनसे नाराज हूं, और हाँ भाभी मैं आपसे भी नाराज हूं। मिशिका कहती है अच्छा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्यों। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है क्योंकि अपने रिधा को उल्लू बना दिया। रिधा ने तो सब किया जो आपने करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी रिधा को कुछ नहीं मिला। अलका जी कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन रिधा मिशिका ने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो तुम्हें नहीं मिला। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है रिधा को बेबीज चाहिए, लेकिन रिधा को बेबीज नहीं मिले, ओल्ड हस्बैंड और भाभी ने मुझे उल्लू बना दिया। रिधा इससे आगे भी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी रिवास उसके दूसरे हाथ को पकड़ के जोर से दबा देता है और उसको गुस्से से घूरने लगता है। रिवास को ऐसे देखकर रिधा डर जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है और खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रिधा हॉल में सोफे पर अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है, तभी मिशिका उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके गालों को पोक करते हुए कहती है हे बेबी क्या हुआ, तुम्हारा ये गाल ऐसे फूला फूला हुआ क्यों है। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है क्योंकि रिधा गुस्सा है ना इसलिए। मिशिका कहती है अच्छा तुम गुस्सा हो, लेकिन किससे गुस्सा हो। रिधा मिशिका को घूर कर देखती है और कहती है आप ना सच में बुद्धू हो, मैं आपसे गुस्सा हूं और आपको पता भी नहीं है। मिशिका कहती है ओह तो रिधा मुझसे गुस्सा है, लेकिन रिधा मुझसे गुस्सा क्यों है। रिधा कहती है क्योंकि आपने रिधा से झूठ बोला। मिशिका कहती है लेकिन रिधा मैंने तो झूठ बोला ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सच में बेबी दिया, अब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें नहीं दिया, इसमें गलती मेरी थोड़ी है। रिधा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है नहीं आप फिर से झूठ बोल रही है, छोटे कपड़े पहन के हस्बैंड के गोरी में जाकर बैठने से बेबी नहीं आते हैं। मिशिका कहती है तो अब तुम्हें मुझे बताओ अगर ऐसे बेबी नहीं आते हैं तो कैसे आते हैं।
रिधा कहती है वो ना बेबी को लाने के लिए ना सीक्रेट मैजिक करना पड़ता है, तब जाकर बेबी आते हैं और ओल्ड हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह ना मेरे साथ मिलकर सीक्रेट मैजिक करेंगे फिर बेबी आएगा। रिधा की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर मिशिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह ड्रामा करते हुए कहती है, अरे यार इन सारी चीजों के चक्कर में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज तो भूल ही गई। रिधा मिशिका की बात सुनकर उसे सवाल लिया नजरों से देखने लगती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। उसके नजरों को मिशिका समझ जाती है कि वह जानना चाह रही है वह क्या भूल गई है। मिशिका फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं तो कल मार्केट जाकर पेट शॉप से रिधा के लिए 2 क्यूट क्यूट से रैबिट लेकर आई थी, लेकिन रिधा तो मुझसे नाराज है। अब उन दोनों रैबिट को रिधा तो लेगी नहीं, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं उन दोनों को ले जाकर बंटी को दे आती हूँ। वही रिधा तो रैबिट का नाम ही सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही होती है, लेकिन जब वह सुनती है वह उसे न देकर किसी बंटी को देने वाली है तो उसका मुंह फिर से फूल जाता है और फिर रोनी सूरत बनाकर कहती है, अब ये बंटी कौन है जिसे आप मेरे रैबिट को देने वाले हो। मिशिका कहती है, अरे हमारे बगल वाले बांगो में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी रहता है, उसी का नाम बंटी है, तो मैं सोचूं उसको ही ले जाकर दे आती हूँ। रिधा जैसे ही उस बंटी का जिक्र सुनती है वो एकदम से गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं आप उसे मेरे रैबिट्स नहीं दे सकते हो, और अब रिधा आपसे गुस्सा भी नहीं है तो आप उन्हें मुझे दे दो ना, मुझे उनके साथ खेलना है। मिशिका कहती है, लेकिन अभी तो तुम मुझसे गुस्सा थी ना। रिधा मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अरे वो तो रिधा मजाक कर रही थी, रिधा को तो गुस्सा आता ही नहीं। और आपको पता है वो बंटी ना बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसे दिन उसने मुझसे लड़ाई की थी और उसने मुझे आंटी बोलकर चिढ़ाया भी था और मेरा बॉल भी ले लिया था। क्या आप अब भी उसे ले जाकर रैबिट्स को दोगे? मिशिका रिधा के भोलेपन पर मुस्कुराने लगती है और उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसने मेरी प्यारी रिधा को परेशान किया है और तो अब मैं दांत लगाऊंगी। रिधा आज स्लीप सा फील हो रहा होता है, इसलिए आज वो सोकर काफी लेट उठती है और जब वह नीचे आती है तब इवान एक छोटा सा बैग लेकर घर से बाहर जा रहा होता है। तभी रिधा उसके पास जाती है और कहती है, इवान तुम कहीं जा रहे हो क्या? इवान रिधा के बातों का जवाब देती भी कहता है, हाँ मैं कॉलेज ट्रिप पर जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा, आप मुझे ज्यादा मिस मत करना। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से ऑफिस रूम के अंदर अपूर्वा गुस्से में बैठी हुई होती है और उसके अगल बगल बहुत सारी चीजें बिखरी हुई होती है जिन्हें शायद उसी ने तोड़ा होता है गुस्से में। तभी उसके रूम में उसका असिस्टेंट आता है और अपना सर नीचे झुकाकर कहता है, सॉरी मैम, लेकिन हम लोग आज भी उसे लड़की की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। अपूर्वा अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अजीब तरीके से हंसने लगती है और कहती है, मतलब तुम मुझे यहाँ पर आकर एक बार फिर से यह बता रहे हो कि तुम फिर से नाकामयाब हो गए उसे लड़की की आइडेंटिटी पता करने के बारे में? क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश करोगे कि तुम उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं निकल पा रहे हो? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि वह लड़की रात पैदा हो गई और आकर सीधा रिवास के गोद में आकर गिर गई ताकि रिवास उससे शादी कर सके। असिस्टेंट डरते हुए कहता है, हमें ये सब तो नहीं पता है, लेकिन सच में हम उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की यहाँ से है ही नहीं। अपूर्वा गुस्से से अपने दांत भेजते हुए कहती है, तो क्या हुआ, मंगल ग्रह से आए हैं तुम, मुझे ये बताना चाह रहे हो? असिस्टेंट उसकी बातें सुनकर डरकर कांपने लगता है। अपूर्वा जब उसको इस तरह से कांपते हुए देखते हैं तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपने फोन से रिधा का फोटो उसे असिस्टेंट के फोन पर भेजते हुए कहती है, जाकर ऐसे मीडिया रिपोर्टर्स को दे दो और बोल दो एक अच्छी हेडलाइंस के साथ इस लड़की की फोटो पब्लिश कर दे। कोई तो होगा इस दुनिया के किसी कोने में जो इस लड़की को जानता होगा, क्योंकि अब तो मैं भी क्यूरोस हो गई हूं कि आखिर यह है कौन। क्या ये कोई ऐसी लड़की है जिसकी जानकारी निकलवाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या फिर ये लड़की इतनी ज्यादा मामूली है कि जिसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं? वो असिस्टेंट ओके में बोलकर वहां से तुरंत अपने फोन को लेकर चला जाता है। इवान के कॉलेज में आरुषि भी अपना बैग पैक करके कॉलेज के लिए निकल जाती है और वह जैसे ही अपने क्लासरूम में जाती है वैसे ही दिखती है उसके डेस्क पर कोई बैठा हुआ है और उसके अगल बगल बहुत सारे लड़के और लड़कियां खड़ी है। आरुषि अपने देश के पास जाती है और उसे लड़के को घूमते हुए कहती है, अमन ये क्या हरकत है, उठो मेरे डेस्क से। अमन वहां से उठकर धीरे से खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओह मिसेस प्रताप आ गई, आई मीन फ्यूचर मिसेस प्रताप। ये बोलते हुए वह आरुषि के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। तभी आरुषि की मयंक कहता है, अमन दूर रहो, आरुषि से समझ में आया। अमन कहता है, तुम इस मामले से दूर रहो समझे तुम, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे सारे से नहीं हो रही है, बस तुम्हारे छोटे भाई से हो रही है इसकी शादी। और फिर अमन आरुषि के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आरुषि तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके उस बच्चों से एंगेजमेंट कर ली।
ओह क्या हुआ तुम्हारे उसे लंबे चौड़े भाषण का जो तुमने मुझे दिया था कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हें खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन तुमने तो मेरे जाते ही उस बच्चे से एंगेजमेंट कर ली। क्या तुमसे रुक नहीं गया? मैं 2 से 3 दिन कॉलेज क्या नहीं आया, तुमने तो जाकर सीधे उस बच्चे से एंगेजमेंट कर ली। मुझे तो बड़ा ज्ञान दिया था कि मैं कभी भी किसी भी लड़के से शादी करके फंसूंगी नहीं, लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या तुम्हें खुद का बिजनेस नहीं खड़ा करना, अब नहीं बनाना अपना करियर? आरुषि गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और कहती है अमन तुम अपना ये घटिया मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से, और हाँ मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल चीज और मेरे इंपॉर्टेंट लोगों से दूर रहना, तुम समझ में आया? अमन आरुषि की बात सुनकर उसे गुस्से में देखता है और कहता है तुमने मुझे रिजेक्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इस चीज का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। आरुषि कहती है ठीक है देखेंगे। वैसे भी मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, हर जगह हर एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करते हो और उसे छोड़ देते हो। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से सबक सिखाना भी आता है। अमन कहता है अच्छा तो तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा है जिससे तुमने एंगेजमेंट की है, वो बहुत दूध का धुला है ना? आरुषि कहती है हाँ है तो। उसे यहाँ पर सब जानते हैं, पूरी क्लास को पता है, सारे लोगों को पता है उसके बारे में कि वो कैसा है, तो तुम्हें भी आगे चलकर पता ही चल जाएगा उसके बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता है तो वैसे भी उसे यहाँ पर सब लोग अच्छे से जानते हैं, तो तुम उनसे पूछ भी सकते हो उसके बारे में। और हाँ अब यहाँ से तुम दफा हो जा, क्योंकि मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की शक्ल और नहीं देखनी है। अमन उसकी बात सुनकर वहां से अपने सीट पर चला जाता है और वह वहीं से आरुषि को गुस्से में देखने लगता है और अपने मन में कहता है तुम्हें मैंने प्यार से समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़नी है और मुझे तुम्हें तोड़ने में बहुत मजा आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रिधा और रिवास की शादी की न्यूज हॉट टॉपिक बना हुआ होता है। उन दोनों का पिक्चर हर एक न्यूज चैनल पर इस वक्त छाया हुआ होता है। रिवास तक जब यह न्यूज पहुंचती है तो वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है इस न्यूज को सारे प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए। लेकिन हटाने के लिए काफी देर हो चुकी होती है और इस न्यूज को मैरीलैंड में मौजूद काफी लोगों ने भी देख लिया होता है। रिधा के पापा जब रिधा के बारे में न्यूज सुनते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है उनकी बेटी सेफ है। लेकिन जब वो उसे न्यूज को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम खराब हो जाता है और वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं इंडिया के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए। वहीं कई ऐसे लोग भी होते हैं रिधा को करने के लिए अपने अपने आदमियों को इंडिया भेज दिया होता है इस न्यूज के बारे में सुनने बाद। कॉलेज के प्लेग्राउंड में सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं और फिर उसे कॉलेज का प्रिंसिपल जाकर उन सब से कहता है आप सामने अपना इंपॉर्टेंट सामान ले लिया है। सारे बच्चे अपना सरहा में हिलते हैं तो टीचर कहते हैं ठीक है, और जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं उस जगह का नाम हम लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यह ट्रिप आप सबके लिए एक सरप्राइज है। तो क्या आप सब एक्साइटेड? सारे बच्चे कहता है यस सर। उसके बाद प्रिंसिपल उन सारे बच्चों के हाथ में एक एक रूल्स पेपर दे देते हैं। कहते हैं आप सबको इन सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, आप सब वहां पर एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते हैं और बिना बताए आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, और ज्यादा शो नहीं करना है, आप सबको हमारे साथ ही रहना है और जैसे गाइडलाइन है उसे ही फॉलो करना है। उसके बाद 2 बस है वहां पर रेडी होती है और सारे बच्चे उन बसों में बैठकर निकल जाते हैं उसे जगह के लिए जहां पर उन सबको जाना होता है। कुछ वक्त बाद वो सारे लोग एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, उनके हर तरफ हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा होता है और वहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉटेज बने होते हैं। फिर टीचर कहते हैं आप सबका इन छोटे छोटे कॉटन में रहना होगा। एक कॉटेज में 6 बच्चे रहेंगे, तो फिलहाल आप सब जाकर आराम करिए और थोड़ा देर आराम करने के बाद रात के डिनर के लिए आप सब बाहर आ जाएगा। फिर सब ऐसे ही रात में आराम करते हैं और नेक्स्ट डे से उनका ट्रिप चालू हो जाता है। पहले वो लोग नौब बिहार करते हैं और वहां की जब फेमस जगह घूमने जाते हैं, एंड दूसरे दिन टीचर्स कहते हैं आज हम लोग यहाँ के विलेज देखने जाएंगे कि यहाँ के लोग पहाड़ियों में कैसे रहते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज हम लोग आज देखने जाएंगे। इससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सारे बच्चे उनकी बात मानकर विलेज घूमने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें विलेज घूमकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो विलेज शहर के जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ के सारे लोग एक दूसरे से एकदम मिलजुल कर रह रहे थे। वो सब एक फैमिली की तरह लग रहे थे। उनसे बातें करके सारे स्टूडेंट को काफी अच्छा लगता है। उन्हें बहुत ही अच्छी चीज जन को मिलती है कि एक दूसरे की हेल्प कैसे करें, एक दूसरे के लिए कैसे खड़े रहे हैं हर वक्त। और फिर वो सब उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाते हैं काम करने में। ऑफिस शाम के वक्त अपने कॉटेज में वापस लौट आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि उन सब के लिए उनका तीसरा दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला था। उनके लिए एक सरप्राइज टास्क था।
वहीं दूसरी तरफ शाम के टाइम जब रिधा घर के अंदर आती है तो उसके कपड़ों से लेकर उसके पूरे फेस पर मिट्टी लगी हुई होती है। अलका जी रिधा को ऐसे मिट्टी में सना हुआ देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है, रिधा तुम रैबिट्स के साथ खेल रही थी या फिर मिट्टी के साथ? रिधा मुंह बनते हुए कहती है, मैं तो रैबिट्स के साथ ही खेल रही थी, लेकिन वो भाग जा रहे थे और जब मैं उन्हें पकड़ने जा रही थी तो वह मुझे मिट्टी में गिरा दे रहे थे। उन दोनों ने मिलकर बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया आज। अलका जी उसके नोच से मिट्टी को साफ करते हुए कहती है, अरे वो दोनों तो बहुत ही गंदे हैं, हमारी प्यारी रिधा को परेशान कर दिया, उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उनकी मैं कल क्लास लगती हूँ, फिलहाल तुम जाकर फटाफट शवार ले लो, इससे पह के रिवास आ जाए। रिधा फिर शवार लेती है और तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही घर के सारे मेंबर भी एक एक करके आ जाते हैं और वह सारे लोग भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सारे लोग फिर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन रिधा खाना नहीं खा रही होती है, बल्कि वह लेमन को शक कर रही होती है और जो ऑरेंज रखे होते हैं उन्हें छिलकर खा रही होती है। मिशिका इस चीज को नोटिस करती है और कहती है, रिधा इस वक्त तुम ये सारी चीज क्यों खा रही हो, खाना खाओ ना। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा मन नहीं हो रहा है भाभी, मैं यही खाऊंगी, मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल बेकार सा और टेस्टलेस है। अलका जी कहती है, पर तुम ये क्यों खा रही हो, क्या तुम्हें खट्टा नहीं लग रहा है? रिधा कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पालकी, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मेरा बहुत ही मन हो रहा है खट्टा खाने का, मुझे तो अचार भी चाहिए खाने को, लेकिन मुझे किसी ने अचार भी नहीं दिया। मिशिका कहती है, ठीक है तुम खा लो, लेकिन तुम्हें इस तरह से नींबू खाते हुए देखकर मुझे अजीब महसूस हो रहा है। अलका जी कहती है, रिधा तुम्हें नींबू खाना है ना तो ठीक है, तुम नींबू करने का लेना, लेकिन पहले खाना खा लो, तुम्हें खाना नहीं तो खाना चाहिए ना। रिधा कहती है, नहीं मेरा मन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट से मिनिमम थिस्टो बाहर निकलते हैं और वह लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके सामने बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है और वह सब उन गाड़ियों के अंदर बैठकर वहां से अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं उन 10 करों के बीच में चल रही कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है और उसके बगल में ही उसका असिस्टेंट होता है। वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है, पक्का ना प्रिंसेस, यहीं पर मिलेगी ना? सॉरी छोटा चैप्टर देने के लिए, कल मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा चैप्टर लेकर आऊंगी, वह भी सरप्राइज से फुल रहेगा, लेकिन उसके लिए आप सबको कमेंट करना पड़ेगा, एंड सॉरी अगेन। रिवास रिधा फिर अपने बेडरूम में आ जाते हैं। रिधा तो रूम में आते ही अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन तभी रिवास उसके पास आता है और उसके माथे पर अपने हाथ को फिराने लगता है और कहता है, रिधा तुम ठीक तो हो ना? रिधा कहती है, हाँ मैंने ठीक हूँ हस्बैंड, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रिवास कहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, और तुम ये लेमन वगैरह क्यों खा रही थी, और तुम आज लेट तक सो भी रही थी। रिधा कहती है, अरे हाँ वो मैं थक गई थी ना रैबिट के साथ खेल खेल कर, तो मैं इसीलिए सो रही थी। रिवास कहता है, अच्छा ऐसा है? तो रिधा कहती है, और मेरा मन भी नहीं था खाना खाने का, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं खाया। रिवास कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब तुम खा लेना और जब तुम्हें खाना मुझे बता देना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। फिर रिवास अपनी जगह पर लेट जाता है। रिधा जब दिखती है वह लेट क्या है तो वहां जल्दी से उसके पास आती है और उसके शोल्डर पर अपने सर को रख लेती है। रिवास भी प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे हक कर लेता है और वही रिधा अपने हाथ पर सब उसके ऊपर रख रही थी और कहती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। रिवास उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर ब्लैंकेट से खुद को और रिधा को अच्छे से कवर कर देता है और दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इवान और बाकी सारे स्टूडेंट को एक पजल सॉल्व करने का टास्क मिलता है। उन सबको पजल सॉल्व करते हुए एक बड़े से बॉक्स के पास पहुंचना होता है, इसलिए उन सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उन सब उस बॉक्स तक पहुंचाने के लिए एक मैप दिया जाता है। चारों ग्रुप को 4 मैप दिए जाते हैं और वो चारों में 4 तरह के होते हैं। आयुषी ले टीम में 7 लड़के होते हैं और 4 लड़कियां होती हैं और गलती से आरुषि अमन और उसके दोस्तों के ग्रुप में चली गई होती है, या यूं कहें अमन ने चीटिंग करके आयुषी क्यों अपने ग्रुप में लाया होता है। और फिर देखते ही देखते हैं ये पजल वाला गेम स्टार्ट हो जाता है और सब ग्रुप उसे बॉक्स तक पहले पहुंचाना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो सब जल्दी जल्दी अपने अपने मैप को फॉलो करते हुए अपने अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। कोई ग्रुप दूसरे दक्षिण दिशा में क्या होता है, तो कोई पूर्व दिशा में, तो कोई पहाड़ी की तरफ निकल गया होता है, तो कोई ग्रुप झरने की तरफ जा रहा होता है। और इस दौरान चारों ग्रुप कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा जा रहे होते हैं, क्योंकि उन सब का मैं अलग अलग था लेकिन रास्ता तो एक ही था। बस सबके रास्ते तेरी मेरी थी, लेकिन सब रास्ते जाकर मिलते एक ही जगह थे। आरुषि भी उन सबके साथ चल रही होती है, लेकिन अमन और उसके दोस्त बाकी की लड़कियों और लड़कों को रास्ता लटकाकर दूसरे दिशा में भेज देते हैं और वो खुद आरुषि के पीछे लग जाते हैं।
फिर ऐसे ही पहेलियां सॉल्व करते करते वो लोग आधे रास्ते तय कर ले होते हैं और अब हल्का हल्का अंधेरा हो गया होता है। शाम के 600 बज गए होते हैं। उनमें से आधे बच्चे तो वापस लौट गए होते, बट इवान और आरुषि, मानव, इन सब की टीम अभी भी अपने पहेलियां को साफ करके उसे बॉक्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही आरुषि भी उन पहेलियां को सॉल्व करते करते काफी दूर निकल जाती है और अमन भी आरुषि को धीरे धीरे करके गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा होता है। आरुषि उन पहेलियां को सॉल्व करने में इतना ज्यादा बिजी होती है कि वह इस चीज का ध्यान नहीं देती है कि वह अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग हो गई है। और जब उसे इस चीज का होश आता है तो वह अपने आप को एक घने जंगल में पाती है और उसके पीछे ही अमन और उसके सारे दोस्त खड़े होते हैं जो उसे देखकर गंदी स्माइल कर रहे होते हैं। आरुषि उसे रास्ते को देखकर इतना तो समझ ही जाती है कि इस रास्ते पर कोई नहीं आता है। फिर वो अमन की तरफ देखते और कहती है, अमन मुझे मैप दिखाओ, मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा है। अमन कहता है, और लगेगा भी नहीं क्योंकि यह रास्ता ही गलत है, मैं तुम्हें मैप से बिल्कुल उल्टी दिशा में लेकर आया हूँ। हुए फिर अमन के जो दोस्त होते हैं वो चारों तरफ से आरुषि को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अमन फिर आरुषि के पास आते हुए कहता है, देखो आखिर मैं जिस चीज के लिए आया था वो मुझे मिल ही गया। आरुषि कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? अमन कहता है, तुम्हें माय फ्यूचर वाइफ। अमन की बात सुनकर आरुषि उसे मारने वाली होती है, लेकिन अमन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आह गलती मत करना मुझे मरने की, और हाँ तुम यह मत भूलो कि यहाँ पर तुम अकेले लड़की हो और हम 4 लड़के। आरुषि कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, और अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। अमन आरुषि की बात सुनकर कहता है, अच्छा तुम ऐसा लगता है कि तुम एक छोटी सी लड़की होकर हम लोगों का कुछ बिगड़ पाओगी। आरुषि कहती है, तुम टेस्ट करना चाहते हो मुझे तो कर लो, अगर मैं एक साथ तुम सबका मुंह नहीं तोड़ दिया तो तुम लोग कहना। अमन कहता है, सच में तुम ऐसा कर भी पाओगी? आरुषि कहती है, बोल तो आजमा कर देख लो, तुम्हें क्या लगता है मैं एक छुई मुई से लड़की हूं जो तुम लोगों के सामने हार मान जाएगी? इतना बोलकर वह एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसके पेट पर एक किक कर देती है जिससे अमन दूर जाकर गिरता है। तभी अमन के दोस्त सब आरुषि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आरुषि उन सबको भी एक एक पांच लगती है और फिर वो उन सबको लगातार करने लगती है और उन सबका बुरा हाल कर देती है। लेकिन तभी अमन आरुषि को पीछे से पकड़ लेता है और तभी उसके 2 दोस्त भी उठकर जमीन से खड़े हो जाते हैं और वो दोनों भी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। आरुषि उन लोगों को मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती है और तभी अमन एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुमसे कहा था ना, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कितना ही मार लोगी मेरी प्यारी आरुषि। इतना बोलकर वो उसके करीब आने लगता है और तभी आरुषि अपना पर वापस से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है जिससे वह अपना प्राइवेट पार्ट पढ़कर वहीं पर बैठ जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो उन दोनों से भी अपने हाथ को छुड़ा लेती है और फिर अपने बैग से उन सबको मार्केट नीचे गिरा देती है और वहां से फुल स्पीड से भागने लगते हैं, क्योंकि वो थी तो एक लड़की ही कितना लड़ लेती इन लोगों से। वही जब वो लोग उसको भागते हुए देखते हैं तो सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और अमन उन सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, पकड़ो इसे। आरुषि फुल स्पीड से वहां से भाग रही होती है लेकिन वह पहाड़ी इलाका होता है जिसके चलते उसका पर एक पत्थर से टकराता है और वह वहीं पर गिर जाती है। और तभी अमन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसको उसके बालों से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता था लेकिन तुम तो मेरी बहन बनने के काबिल हो ही नहीं, तुम तो बस वन नाइट स्टैंड की कबील हो। अब मैं यहीं पर तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करूंगा, साथ में मेरे दोस्त भी करेंगे, उसके बाद हम सब तो नहीं तो छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं भी देखता हूं उसके बाद तुम क्या ही कर लोगी मेरा। आरुषि को अपने बालों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि अमन ने उसके बालों को काफी तेजी से पड़ा होता है। अनिका अब समझ जाते हैं कि वह यहाँ से इन लोगों से बचकर भाग नहीं सकती है, इसलिए वो उन सब से लड़ने का डिसाइड करती है और फिर वह अपना पैर पीछे करके अमन के पर पर्दे मरती है जिससे अमन को काफी तेज दर्द होता है और वो उसके बालों को छोड़ देता है। अनिका फिर उन सबके साथ फाइट करने लगती है लेकिन इन सब के चक्कर में उसकी हालत थी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए होते हैं और उसकी काफी ज्यादा चोट आई होती है, उसके घुटनों से उसके सर से कई जगह से खून बह रहा होता है। अमन जब देखता है आरुषि अकेले होकर उन पांचों पर भारी पड़ रही है तो वह पास से ही एक डंडा उठना है और उससे आरुषि के पर पर्दे मारता है जिससे आरुषि के पैर में काफी गहरा कट लग जाता है क्योंकि उस डंडे में कई जगह कांटे लगे हुए होते हैं। आरुषि को जब उसे डंडे से चोट लगती है तो वह अपना पैर पड़कर वहीं पर गिर जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर उसको उसके बालों से पकड़ता है और घसीटते हुए एक किनारे पर लाता है और उसके ऊपर जाकर जैसे ही वो उसके साथ कुछ करने वाला होता है वैसे ही उसे एक किक पड़ती है और वह दूर जा गिरता है।
अमन जैसे ही आरुषि पर हावी होने वाला होता है वैसे ही कोई उसे एक पांच लगा देता है जिससे वह दूर जा गिरता है और फिर वह जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसके सामने इवान खड़ा होता है जिसकी आंखों में इस वक्त बेहद नफरत दिखाई दे रही होती है। इवान फिर आरुषि को उठाकर एक साइड बैठता है और अपना कम उन चारों की तरफ बढ़ने लगता है और उन चार की जमकर धुलाई करता है। वो चारों किसी तरह अपने आप को बचाते हुए तुझे मुझे रास्तों से होते हुए वहां से भाग निकलते हैं। फिर इवान आरुषि के पास जाता है और कहता है सीनियर आप ठीक तो हो ना। आरुषि इवान की बात का कोई जवाब नहीं देती है बल्कि वो उसे एकदम से गले लगा लेती है और गले लगाकर सिसकने लगती है और कहती है जब तुम देख रहे थे शाम हो गई है और मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही थी तब तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? तुमने मुझे लेने आने में इतनी देर क्यों की? अगर वो लोग मेरे साथ आज कुछ कर देते तो। इवान आरुषि को ऐसे रोते हुए देखकर हल्के हाथों से उसकी पीठ को थपकी देने लगता है और कहता है मैं आ तो गया ना आपको लेने के लिए और जो हुआ ही नहीं है उस सोचकर आप परेशान क्यों हो रही हैं? आरुषि कहती है और अगर कुछ हो जाता तो इवान इस बार थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहता है मैंने बोला ना जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना बंद करिए और चलिए मेरे साथ रात हो रहा है। आरुषि फिर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और वह उठने की कोशिश करती है और तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है जिसे सुनकर इवान परेशान हो जाता है। कहता है क्या हुआ सीनियर आपको कहीं चोट लगी है क्या? और तभी उसकी नजर आरुषि की बिट पर पड़ती ही जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो उसकी पीठ को अच्छी रहा होता है तभी आरुषि कहती है हाँ मेरे पैरों में चोट लगी है। इवान कहता है बेवकूफ लड़की तुम्हारे पैरों में ही नहीं लगी है बल्कि तुम्हारे बैक पर भी लगी है। आरुषि जब इवान के मुंह से बेवकूफ सुनती है खुद के लिए तो वह रोने लगती है और रोते हुए कहती है एक तो मुझे चोट लगी है दूसरी इतनी रात को हम लोग इस जंगल में फंसे हुए हैं और मुझे डर लग रहा है और तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। इवान आरुषि को ऐसी हरकत देखकर कंफ्यूज हो जाता कहता है गिरने की वजह से आपके सर पर कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई ना सीनियर? और तभी वहां पर बारिश होने लगती है। इवान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है अब इसी का आना बाकी रह गया था। फिर वह अपने पैकेट से रुमाल निकालकर आरुषि के चोट पर उसे बांधता है और कहता है तुम मेरे पीठ पर आ जाओ हम लोग यहीं पर कहीं अच्छी जगह देखते हैं खुद के रहने के लिए क्योंकि इस वक्त हम दोनों पहाड़ी से नीचे नहीं जा सकते हैं हमें रात को इस पहाड़ी पर ही रुकना होगा क्योंकि बारिश हो रही है और ऊपर से रात भी हो गई है तो नीचे जाने में काफी खतरा होगा। आरुषि कहती है मैंने मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है अगर किसी जानवर ने आकर मुझे खा लिया तो। इवान कहता है यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो मैं भी हूं अगर वह खाएगा भी तो हम दोनों को साथ में ही खा जाएगा। आरुषि उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है स्टेशन मतलब तुम्हें कोई भी जानवर नहीं खाएगा क्योंकि उन्हें खुद की प्रजाति को खाने का कोई शौक नहीं होता। इवान उसकी बात सुनकर चीड़ जाता है और कहता है इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़कर मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया और तुम मुझे जानवर बोल रही हो। आरुषि कहती है मैं बोल नहीं रही हूँ मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता रही थी। वैसे क्या तुम इसी तरह से बारिश में भीगते हुए मुझसे बहस करने वाले हो या मुझे यहाँ से लेकर कहीं चल भी रहे हो? वहीं दूसरी तरफ रिधा गार्डन में खेल रही होती है और तभी उसके पीछे किसी का हाथ बढ़ता है और वह हाथों से छुपा था उससे पहले ही रिधा उस इंसान का हाथ पकड़ते हैं और एकदम से अपने सामने लाकर पटक देती है और दूसरे साइड में देखते हुए कहती है चिराग देखो मैंने कर दिखाया। और वही चिराग एकदम शौक होता ही और वह तुरंत अपने पास से अपनी बंदूक को निकाल लेता है और कहता है रिधा तुम जल्दी से उसे इंसान से दूर हटो वह इंसान हमारा बॉडीगार्ड नहीं है वह कोई और है। वह इंसान जब चिराग के हाथों में बंदूक देता है तो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहता है अरे मैं कोई दुश्मन नहीं हूं बल्कि मैं रिधा का साथी हूं। रिधा उस आदमी की बात सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाती है और फिर वह एकदम से चिराग के पास जाती है और उसके पास से उसकी छुरी को निकल लेती है और उसे इंसान कौन दिखाते हुए कहती है तुम झूठे इंसान झूठ बोल रहे हो। रिधा का कोई साथी ही नहीं है रिधा के पास बस उसके ओल्ड हस्बैंड है। वो इंसान रिधा के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है और कहता है रिधा एक बार पहचानो तो सही कि मैं हूं कौन। और फिर वो अपने हुड्डी को निकलते हुए कहता है एक बार मेरी तरफ अच्छे से देखो तुम मुझे भूल तो नहीं गई है ना। चिराग और एक बॉडीगार्ड जो रिधा के साथ गार्डन में होते हैं और उसे बेसिक सेल्फ डिफेंस सीख रहे होते हैं वो दोनों भी उस इंसान के चेहरे को देखते हैं। और तभी वह इंसान कहता है रिधा मैं तुम्हारा डैड हूं तुम भूल गई मुझे। चिराग रिधा के डैड को देखकर अपने सर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है ओ सीट ये पागल इंसान यहाँ पर आ गया। अपनी बेटी के सामने तो एक अनाड़ी बनकर रहता है और उसके पीठ ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी आंखों में भी देखने से लोग डरते हैं। नोट इक्वल सॉरी छोटा चैप्टर देने के लिए लेकिन क्या करूं एक यूट्यूबर ने 3 दिन से मेरा दिमाग खराब करके रखा है मतलब दोनों की लड़ाई में फालतू में मुझे बीच में खींच लिया है और मेरे नंबर को यूट्यूब पर पब्लिश कर दिया है।
मुझे इतने सारे कॉल आ रहे हैं ना, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। वो लड़की मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है। रिधा उस आदमी को देखते हुए कहती है, ओह अच्छा, अब मुझे याद आया। उसकी बात सुनकर चिराग अपने हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर रिधा के डैड उसे गुस्से से देखने लगते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र रिधा से मिलती है तो वो फिर से सिली बिहेवियर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु जी अभिजीत जी के सामने बैठे हुए होते हैं और वही उनके सामने पूरी प्रताप फैमिली खड़ी होती है। अभिजीत जी धीरे से अलका जी के कानों में कहते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है हमारी रिधा ऐसी क्यों है। अलका जी कहती है, अरे ऐसा मत बोलिए, जैसे भी है हमारे समधी है, बस ये है कि इनकी हरकतें छोटे बच्चों जैसी है। वही चिराग उन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, अरे काहे अपने बेटे का बसे बसाए हुए घर को उजाड़ने पर तुले हुए हो आप दोनों। अगर इस साइको ने सुन लिया तो पक्का अपनी बेटी को ऐसे उठाकर लेकर चला जाएगा और आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी मिशिका रिधा के पास जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है, रिधा सच में ये तुम्हारे फादर ही है ना। रिधा कहती है, हाँ ये है तो मेरे फादर ही, लेकिन ये ना एक राजा भी है और ट्रैवलर भी। यह बहुत जगह घूमने साथ है, लेकिन मुझे लेकर नहीं जाते हैं, मुझे घर पर छोड़ देते हैं। इसलिए दादाजी ने मुझसे कहा था अगर अगली बार यह मुझे मिले तो मैं इनका जितना चाहूं उतना मार सकती हूँ। मिशिका रिधा की बात सुनकर अजीब तरीके से हंसने लगती है और कहती है, मतलब तुम्हारे फैमिली में सब इसी तरह से है। रिधा कहती है, हाँ फैमिली है तो हम लोग एक ही तरह से रहेंगे ना। तभी वहां पर रिवास आ जाता है और वह आराम से जाकर रिधा के डैड के सामने बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं आपका यहां आने का मकसद जान सकता हूं। रिधा के डैड रिवास को अपनी खजाने वाली नजरों से देखते हैं और कहते हैं, ओह मैं ये भूल ही गया था। फिर वह अपने पैकेट से एक एक करके बहुत सारी चीजों को निकलने लगते हैं, जो चीजें बहुत ही अजीबोगरीब होती है, जैसे एक करेला, एक सुई, तो एक मिर्ची। वो सारी चीजों को निकाल निकाल के टेबल पर रखे जाते हैं और कहते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे हाँ ये रहा। ये बोलकर वो उन सबके सामने एक पोस्ट को रख देते हैं जिसमें रिधा की पिक्चर छुपी हुई होती है। बस लोग उसे पोस्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं। ऋषभ जल्दी से उसे पोस्ट को उठना है और उसे पढ़ते भी कहता है, ये क्या है। वो उस पोस्ट को उन लोगों को दिखाते हुए कहते हैं, हाँ ये मेरी बेटी का वांटेड पोस्ट। और जैसे कि तुम्हें पता ही है मैं कौन हूं, तो पॉलिटिकल अफेयर की वजह से मेरी बेटी बीच में फंस गई है। मैंने अपनी बेटी को सुरक्षित हाथों में दूसरी जगह भेज दिया था, लेकिन बीच में तुम आ गए और आज तुम्हारी वजह से सबको पता चल चुका है कि मेरी बेटी इंडिया में है। इसलिए अब मैं चाहता हूं मेरी बेटी तुम मुझे लौटा दो और मैं अपनी बेटी को यहां से लेकर आराम से चला जाऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहां पर अपनी बेटी को ही लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को किसी के भी हाथों की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। रिधा कहती है, आप मुझे लेने आए हैं, लेकिन क्यों। अभिमन्यु जी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, तुम जल्दी से अपने सामान को पैक करो, हम लोग कल सुबह ही यहाँ से निकलने वाले। तभी रिवास कहता है, सॉरी बट वो आपके साथ नहीं जा सकती है। क्यों रिधा, मैं सही बोल रहा हूँ ना। इतना बोलने के साथ ही वो उसके दादा के हाथों से उसके हाथों को छुड़ा देता है। रिधा कहती है, हाँ मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ रहना। अभिमन्यु जी कहते हैं, मैं थैंकफुल हूं कि तुमने मेरी बेटी को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन एक डैड के सामने उसकी ही बेटी का प्रोटेक्टर बनना ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो गया। रिवास कहता है, हाँ ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया, लेकिन अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना कोई अजीब बात नहीं होती है, बल्कि यह तो एक पति का धर्म होता है। अभिमन्यु जी कहते हैं, हाँ तो जाओ ना, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करो, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। रिवास उनकी बातें सुनकर एक डेविल स्माइल करता कहता है, साथ आपने मेरी बातों को सही से सुनो नहीं। मैं यहाँ पर आपकी बेटी को प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी वाइफ को कर रहा हूँ। सी इज माई वाइफ। अभिमन्यु जी जब ये सुनते हैं उनकी आंखें सबके मारे बड़ी बड़ी हो जाती है और वो रिधा के पास आते हैं। कहते हैं, रिधा बेटा ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है ना, ये झूठ बोल रहा है ना। रिधा कहती है, डैड आपको कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड है, मैंने तो आपको बताया भी नहीं। अभिमन्यु जी जब ये बात सुनते हैं वो एकदम से अपनी जगह पर ही धम से बैठ जाते हैं और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जरूर मेरा सपना है, यह मेरा एक बुरा सपना है और मुझे इस सपने से बस बाहर निकलना है। वो ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी रिधा उनके पास जाती है और उनके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पड़ते हुए कहती है, लेकिन डैड आप तो जगे हुए हो ना, और आप जागते हुए सपने कैसे देख सकते हो, अपने तो कहा था हमें सपने देखने के लिए सोना पड़ता है। रिधा की बात सुनकर तुम्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना है। फिर तो वह एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और रिवास के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम गुस्सा तो बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की।
रिवास उनके हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाता है और कहता है, मैं आपको किस एंगल से बुद्ध नजर आ रहा हूं जो आप मुझे बुढ़ा बोल रहे हो। अभिमन्यु जी उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे हर एंगल से बुद्धि लग रहे हो। वो भी एक बदचलन बुद्ध जो मासूम और अपने से कम उम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसता है। अभिमन्यु जी उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे हर एंगल से बुद्धि लग रहे हो। वो भी एक बदचलन बुद्ध जो मासूम और अपने से कम उम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसता है। रिवास उनकी बात सुनकर गुस्से से कहता है, पहली बात मैं बुढ़ा नहीं हूँ एंड मैं किसी को फंसता नहीं हूँ, ठीक है ना। इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि लड़कियां मेरे पीछे खुद आती है, वो तो अलग बात है कि मैं किसी को भाव नहीं देता। अभिमन्यु जी कहते हैं, तुम्हारे पीछे इतना ही लड़कियां आती है तो उनमें से किसी को पकड़ो ना, मेरे बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। मेरी मासूम सी फूल सी बेटी को मैं तुम जैसे बुद्ध को तो कभी नहीं दूंगा। रिवास कहता है, मैं भला क्यों अपनी ही वाइफ के पीछे पड़ूंगा जबकि मुझे अच्छे से पता है वो मेरी है और मेरी ही रहने वाली है। अभिमन्यु जी उसे गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, कभी नहीं, मेरी बेटी सिर्फ मेरी है और वह मेरी है, ये समझे तुम। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा दामाद लेकर आऊंगा जो उसकी उम्र का होगा। रिवास उनकी बात सुनकर उनको टोंट मारते हुए कहता है, सॉरी लेकिन मैं आप जैसे इंसान से तो अपनी बेटी के लिए दूल्हा कभी नहीं ढूंढवाने वाला हूँ। और वैसे भी अभी मेरी बेटी पैदा ही नहीं हुई है जो अभी से हम उसके पति की बातें करने लगे। अभिमन्यु जी कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। रिवास कहता है, नहीं मैं तो पागल नहीं हुआ हूँ लेकिन आपका कुछ कह नहीं सकते हैं, वैसे भी मैं तो बस आपकी बातों का जवाब दे रहा था, आप ही तो अभी बोला कि आप रिधा के लिए अच्छा सा दामाद ढूंढेंगे। अभिमन्यु उसकी बात को सुनकर चीढ़ जाते हैं और कहते हैं, छोड़ो, मैं तुम्हारे मुंह लग ही क्यों रहा हूं, मुझे तो बस सुबह रिधा को लेकर यहां से निकलना है। तभी अभिजीत जी बीच में आ जाते हैं और उनको गुस्से से देखते हुए कहते हैं, तुम होंगे कहीं के राजा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस वक्त तुम मेरे प्रॉपर्टी में खा रहे हो और तुम मेरे ही प्रॉपर्टी में खड़े होकर मुझसे मेरी बहू को छीन कर ले जाने की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से। और वैसे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या मेरी बहू ने तुमसे बोला कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। अभिजीत जी की बातें सुनकर अभिमन्यु जी कुछ भी नहीं बोलते हैं बल्कि वो रिधा के पास जाते हैं और कहते हैं, रिधा तुम डैड के साथ कल चल रही हो ना। रिधा उनकी बात सुनकर पाउटी फेस बना लेती है और कहती है, नहीं रिधा आपके साथ नहीं जा सकती है क्योंकि रिधा ने ओल्ड हस्बैंड से शादी की है और अब रिधा को जो हस्बैंड के साथ ही रहना होगा क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूं ना। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर रिवास को गुस्से से देखते हैं और फिर वो रिधा की तरफ उसी की तरह मासूम फेस बनाकर कहते हैं, अगर रिधा डैड के साथ नहीं जाएगी तो डैड सेड हो जाएंगे ना। क्या रिधा चाहती है उनके डैड सेड हो जाए। रिधा कहती है, नहीं रिधा ऐसा नहीं चाहती है, इसीलिए आप भी रिधा के साथ यहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब रिधा को बहुत प्यार करते हैं, उससे बातें भी करते हैं और उसे डांटे भी नहीं है और इधर को पहले की तरह घर में बंद भी नहीं रहना पड़ता है। अभिमन्यु जी जब रिधा के मुंह से इन सारे लोगों की इतनी तारीफ सुनते हैं तो वह एकदम से हैरान हो जाते हैं और फिर वह रिधा को उसके कंधों से पकड़ते हैं और उसको हिलाते हुए कहते हैं, रिधा तुम बीमार तो नहीं हो गई, कहीं इन लोगों ने तुम्हें कोई ड्रग तो नहीं दे दिया। तुम ये क्या रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, तुम तो अपने फादर की प्रिंसेस हो ना, तुम अपने फादर के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रहती थी, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी रिवास पीछे से आता है और उन दोनों को अलग करके इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप इस तरह से मेरी बीवी को छू नहीं सकते हैं। अभिमन्यु जी उसकी इस बात पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी अपनी का जाने वाली नजर से देखते हुए कहते हैं, बोलो मत, मैं उसका डैड हूं। रिवास भी उसको इस तरह से घूमते हुए कहता है, और मैं भी उसका हस्बैंड हूं। अभिमन्यु जी कहते हैं, कैसे हस्बैंड, मैं नहीं मानता तुम्हें उसका हस्बैंड। वैसे भी अगर तुम्हारे माँ बाप ने सही टाइम पर तुम्हारी शादी कर दी होती तभी मेरी बेटी की उम्र की तुम्हारी बेटी होती। तभी मिशिका आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है, बेटी तो नहीं है लेकिन हाँ बेटा जरूर है। अभिमन्यु जी जब इस बात को सुनते हैं तो वह डायरेक्ट अपना जूता निकाल लेते हैं रिवास को मरने के लिए और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बच्चे का बाप होते हुए तुमने मेरी बेटी को फंसाया। तभी रिधा अपने दादा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनको अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, डैड आप मेरे ओल्ड हस्बैंड को नहीं मार सकते हो, अगर आपने मेरे ओल्ड हस्बैंड को मारा या उसको डांटा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और कट्टी कर लूंगी। अभिमन्यु जी तूने अपने जूते को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं उसे मार नहीं रहा था बच्चा, मैं उससे बात कर रहा था। देखो ना तुम्हारा हस्बैंड कितना ज्यादा प्यार है, बस इसकी शक्ल छिले हुए मुर्गे की तरह है और इसका नोक गोभी के पकोड़े की तरह है और उसके कान को तो खरगोश से भी ज्यादा लंबे हो और इसके बाल बकरी की पूंछ की तरह है और इसकी शक्ल एक सुअर की तरह है, बाकी सब ठीक है। रिधा अपने डैड को कंज्यूरिंग नजरों से देखते हैं और कहती है, डैड आप ओल्ड हस्बैंड की तारीफ कर रहे हैं क्या। अभिमन्यु जी कहते हैं, हाँ बच्चा मैं तारीफ ही तो कर रहा हूँ, अब इसके जैसे गधे रोज रोज देखने को थोड़ी मिलते हैं।
ऐसे यूनिक गधे बड़े भाग्य कैसे मिलते हैं देखने को। उनकी बातें सुनकर रिवास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने मन में कहता है, इसका मतलब तो मैं आपसे लेकर रहूंगा। बस अब आप देखते जाओ मैं आपकी बेटी के हाथों से ही आपके साथ क्या क्या करवाता हूँ। वही बाकी लोग उनकी बातें सुनकर अपने हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर उनमें से किसी ने आज हंस दिया तो उसकी तो सहमत आएगी। रात के टाइम पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है, लेकिन वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा होता है जिससे वहां पर जंग छिड़ी हो। रिवास और अभिजीत जी दोनों अभिमन्यु जी को घूरने पर लगे हुए होते हैं और वही अभिमन्यु जी उन दोनों को पूरी तरीके से इग्नोर मारकर अपनी बेटी के साथ लगे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सबका खाना खत्म हो जाता है तो सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं और वही अभिजीत जी एक नौकर से बोलकर गेस्ट रूम तैयार करवा देते हैं और उसमें अभिमन्यु जी को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु जी देखते हैं रिवास और रिधा एक साथ जा रहे हैं तो उनकी भावें टेढ़ी हो जाती है और वो उन दोनों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और रिवास को घूरते हुए कहते हैं, तुम भूसट बुद्ध मेरी बेटी के साथ कहाँ चल दिए। रिवास उनको अपनी का जाने वाली नजरों से देखता है और कहता है, मेरे हिसाब से अभी रात हो रही है और रात को मेरे यहाँ सब सोने के लिए जाते हैं, बट मैं आपका कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उल्लुओं को रात में जागने की आदत होती है ना। अभिमन्यु जी उसकी बात सुनकर उसकी गुस्से से देखने लगता है, कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ससुर को इस तरह से बोलते हुए। रिवास कहता है, ओह तो मतलब आप मानते हैं कि आप मेरे ससुर में, वैसे मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। उसकी इस बात सुनकर अभिमन्यु जी को समझ में आता है अभी उन्होंने क्या बोल दिया, इसलिए वह अपने बात को सही करते हुए कहते हैं, तुमसे किसने कह दिया मैं तुम्हारी शादी को मान गया, मैं तो जीते जी कभी भी तुम्हें अपनी बेटी का पति नहीं बनने दूंगा। उसकी इस बात को सुनकर पीछे से अभिजीत जी कहते हैं, तो मर क्यों नहीं जाते। अलका जी अपने पति की इस बात को सुनकर उनको धीरे से मारते हुए कहती है, अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे भी है समधी लगते हैं हमारे। अभिजीत जी कहते हैं, कहेगा समधी, मैं इन्हें तो अपना कुत्ता भी ना बनाऊं। मुझे जब से इस इंसान की रियल आइडेंटिटी पता चली है तब से मुझे इस इंसान से नफरत हो गई है, इनको देखकर मुझे बीता हुआ कल याद आ गया है। अलका जी कहती है, फालतू की बातें करना बंद करें, चुपचाप सोने चलिए। ये बोलकर वह उनको वहां से जबरदस्ती लेकर चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर अगर दोनों लोग साथ में रहेंगे तो पंगा जरूर होगा। वहीं अभिमन्यु से अभी भी रिवास और रिधा के रास्ते को रोक कर खड़े होते हैं और फिर बड़े ही प्यार से रिधा से कहते हैं, बच्चा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुलाता हूँ जैसे मैं पहले सुलाता था। रिधा उनकी बात सुनकर मुंह बना ली थी और कहती है, रिधा अब लोरी नहीं सुनती है, रिधा अब बड़ी हो गई है, छोटे बच्चे लोरी सुनते हैं, बड़े बच्चे नहीं। अभिमन्यु जी रिधा की इस बात को सुनकर रिवास को घर कर देखने लगता है, कहते हैं, तुमने जरूर मेरी बेटी के ऊपर कुछ काला जादू किया है, तभी वो मेरे पास नहीं आ रही है। अभिजीत जी जो सीढ़ियों को चढ़ा रहे होते हैं वो उनकी इस बात को सुन लेते हैं और फिर वो डोंट मारते हुए कहते हैं, काश सच में काला जादू किसी को आता, फिर मैं तो तुम्हें तोता बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लेता और प्लीज जाकर घर के बाहर टांग देता, फिर करते रहते टर्टर। अभिमन्यु जी उनकी इस बात को सुनकर उन्हें अपनी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जैसे कह रहे हो, अपना मुंह बंद कर लो नहीं तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे बेटे का घर उजाड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद रिवास अपने बेडरूम में खड़ा होता है और गुस्से से बेड की तरफ देख रहा होता है जहां पर आराम से उसके ससुर जी सो रहे होते हैं और उन्हें अपने साइड में रिधा को लेता रखा होता है और अपने साइड बेड पर एकदम थोड़ी सी जगह है रिवास के लिए बचा कर रखे होते हैं। रिवास उनके बगल में जाकर लेट जाता है और फिर अपने दांत भींचते हुए कहता है, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बेटी दामाद के बीच में सोते हुए। अभिमन्यु जी कहते हैं, शर्म ये होता क्या तुम मुझे इसके बारे में डिटेल से समझा सकते हो। वो कहना, आज पहली बार मैंने इस शब्द को सुना है, वो ये बोलकर टिश कर रहे होते हैं और फिर वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ सोने दूंगा। मेरा बस चले तो मैं 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें उसके अगल बगल ना भड़कने दूं, क्योंकि मैं तुम जैसे चालक बूढ़े को अच्छे से जानता हूं, बस मौका मिला नहीं फायदा उठा लो कि मेरी बेटी का। रिवास उनकी बात सुनकर धीरे से कहता है, वो तो मैंने पहले ही उठा रखा है, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मुझे करना था अपनी बीवी के साथ। अभिमन्यु जी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहते हैं, अभी तुमने क्या बोला, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारे होंठ फड़फड़ा रहे थे। रिवास अपना फेस दूसरे साइड करते हुए कहता है, मुझे लगता है आपको चश्मा लगाने की जरूरत है, वह क्या है ना, आपकी उम्र हो गई है, जो नहीं दिखना होता है आपको वह भी दिखने लगा है। थोड़ी देर बाद रिधा उठकर बैठ जाती है, उसको बैठा हुआ देखकर अभिमन्यु जी और रिवास भी उठकर बैठ जाते हैं। रिवास रिधा की तरफ देखते हुए कहता है, रिधा क्या हुआ, तुम सोए क्यों नहीं। रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आपके पास सोना है। रिधा की बात सुनकर अभिमन्यु जी का चेहरा जहां काला पड़ जाता है वहीं रिवांस के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है।
रिवास अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, ठीक है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तभी अभिमन्यु जी बीच में टपक पड़ते हैं और कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे सुला दूंगा। तभी रिधा कहती है, लेकिन डैड रिधा को बस ओल्ड हस्बैंड के पास ही नींद आती है। इतना बोलकर वो उनको पार करके रिवास के पास चली जाती है। रिवास उनको एक डेविल लुक देते हुए रिधा के सर को अपने शोल्डर पर रख लेता है और उसको प्यार से धीरे धीरे थपकी देने लगता है और अभिमन्यु जी को चिढ़ाने वाली स्माइल देते हुए कहता है, वो क्या है ना ससुर जी, मेरी वाइफ को सिर्फ मेरी बाहों में नींद आती है, इसलिए अब मुझे लगता है आपके यहाँ से चले जाना चाहिए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभिमन्यु जी उसको गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, तुम चाहे मुझे कितना भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें तो अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। रिवास कहता है, आपके यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि रिधा तो पहले से अपनी सही जगह पर आ गई है, तो अब आप यहाँ पर हैं या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। अभिमन्यु जी कहते हैं, फिर भी मैं यहीं पर रहूंगा और सारी रात जाकर पहरा दूंगा ताकि तुम मेरी बेटी का फायदा ना उठा सको मेरे सो जाने के बाद। वहीं दूसरी तरफ इवान आरुषि एक बड़े से चट्टान के नीचे आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। इस वक्त आरुषि ने इवान का शर्ट पहना हुआ होता है और इवान शर्टलेस होता है। आरुषि इवान से दूरी बनाकर बैठी हुई होती है। तभी इवान कहता है, इधर आपके पास आकर बैठ जाओ, नहीं तो ठंड मार देगा, सुबह तक कुल्फी जम जाएगी तुम्हारी, और फिर पता चला किसने तुम्हें कुल्फी समझकर खा लिया। आरुषि इवान को घूर कर देखती है और कहती है, अभी कुछ दिन पहले तो सीनियर सीनियर कर रहे थे, अब देखो कैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सीनियर से इस तरह से बात करते हुए। इवान कहता है, आप मेरे सीनियर तब तक हो जब तक हम लोग कॉलेज में हैं या फिर दूसरों के सामने है, अकेले में तो आप मेरी वाइफ हो जिससे मेरी कुछ ही टाइम में शादी होने वाली है। आरुषि कहती है, तुमसे किसने बोल दिया कि हमारी कुछ टाइम में शादी होने वाली, भूलो मत अभी तुम सिर्फ 17 साल की हो। इवान कहता है, हाँ तो कहाँ लिखा है कि मैं 2 साल बाद आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी आपसे शादी कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अपने दादाजी को मक्खन लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो वो सबको कैसे मनाना है देख लेंगे। आरुषि जब इवान की बात सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उसको घूरते हुए कहती है, तुम तो बड़े बदतमीज बच्चे हो, मतलब दूध के दांत टूटे नहीं बीवी चाहिए। इवान कहता है, अच्छा सच में मैं आपको बच्चा लगता हूँ? अगर मैं इतना ही बच्चा हूं तो फिर आपके रहने मेरी और आपके एंगेजमेंट क्यों करवा दी? आरुषि कहती है, क्योंकि उनका दिमाग खराब हो गया था ना इसलिए। इवान कहता है, नहीं आप यहाँ पर झूठ बोल रही हैं, उन्होंने हम दोनों की एंगेजमेंट इसलिए करवा दी क्योंकि उन्हें लग रहा होगा उसे नाइट को हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया जो बड़े बच्चे करते हैं। इवान की ऐसी बातें सुनकर आरुषि का चेहरा लाल पड़ जाता है और वह अपने फेस को दूसरे साइड कर लेती है और कहती है, तुम बहुत बुरे हो। इवान उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, अब चलिए मेरे पास आकर बैठ जाए। आरुषि उसकी तरफ बिना देखे हुए कहती है, सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ आंखें नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मॉम बोलती है ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में लड़कों के सामने नहीं भड़कना चाहिए। इवान कहता है, आपकी मॉम बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन आप मेरे पास आकर बैठ सकती हैं, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँ, ट्रस्ट यू, वैसे भी मैं आपका पार्टनर हूँ और आपका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड भी हूँ, तो आपको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट तो करना ही होगा ना। आरुषि इवान के चेहरे की तरफ कुछ देर तक देखी है और फिर धीरे से उसके बगल में आकर बैठ जाती है और फिर कुछ देर ऐसे ही मिल जाता है और फिर उसे बैठे बैठे ही नींद आ जाती है और वह वैसे ही सो जाती है और सोते वक्त अपने सर को इवान के शोल्डर पर रख देती है। इवान भी उसके सर पर अपने सर को टिकाता है और फिर वह पीछे चट्टान से लगकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वह उसी तरह सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिधा की जब नेक्स्ट मॉर्निंग नींद खुलती है तब वह अपने डैड को बैठे बैठे सोए हुए देखती है और फिर वह उनको बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और धीरे से उनके पास जाती है और कहती है, डैड आप सुबह सुबह कोई गेम खेल रहे हो क्या? ये कौन सा गेम है, इसका नाम बताइए ना, मुझे भी खेलना है आपके साथ। रिधा की आवाज सुनकर उसके डैड तो नहीं उठाते हैं, लेकिन रिवास की नींद खुल जाती है और फिर वह रिधा को पकड़कर तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, बेबी तुम्हारे डैड सो रहे हो ना, तो तुम उन्हें सोने दो, क्यों परेशान कर रही हो? रिधा कहती है, लेकिन ओल्ड हस्बैंड बैठे बैठे थोड़ी सोते हैं। रिवास कहता है, हाँ बैठे बैठे तो नहीं सोते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड ना थोड़े अलग टाइप के हैं, इसलिए वो बैठे बैठे भी सो सकते हैं। रिधा को रिवास की बात समझ में नहीं आती है, फिर वह कहती है, फिर रिधा को भी बैठे बैठे सोने की प्रैक्टिस करना है। रिवास रिधा की बात सुनकर उसके सर को पकड़ता है और अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, रिधा तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाक में दम करने के लिए एक ही ससुर काफी है। थोड़ी देर बाद आज संडे होता है, इसलिए घर के सारे फैमिली मेंबर आज घर पर ही होते हैं और सारे लोग हाल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं।
लेकिन अभिमन्यु जी और रिवास हमेशा की तरह एक दूसरे को भूल रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में रिधा अपने हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठी हुई होती है। अभिजीत जी जो इस सीन को कब से नोटिस कर रहे होते हैं उनसे अब और रहा नहीं जाता है, इसलिए वो अभिमन्यु जी को टोंट मारते हैं, कहते हैं अब मेरे बेटे को तुम इस तरह से देखना बंद भी करो, नहीं तो अगर मैं हैंडसम से बेटे के ऊपर तुम्हारा ये बेहुदा दिल आ गया तो तुम्हारी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। रिवास अभिजीत जी की बातें सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है डैड आपको मैं ही मिला था। और तभी रिवास के दिमाग में कुछ आता है और वह वहां से उठकर अपने डैड के पास चला जाता है और उनके पास आकर धीरे से उनके कान में कहता है डैड आपको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ना। अभिजीत जी उसको तिरछी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं हाँ मुझे चाहिए, तो तुम दे रहे हो क्या? रिवास कहता है मैं सोच तो रहा था आपको देने का। अभिजीत जी कहते हैं सोच रहा था का क्या मतलब है, क्या तुम अब नहीं देने वाले हो मुझे? रिवास कहता है मैं तो आपको देना ही चाहता हूं, लेकिन ये जो आपके समधी जी है ना वो शायद ऐसा नहीं चाहते हैं। अभिजीत जी अभिमन्यु जी को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं उसके चाहने से क्या हमें लेना देना, मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, मतलब चाहिए। अगर मेरे और मेरे कट चाइल्ड के बीच में कोई भी रोड़ा बना तो मैं उसका खून कर दूंगा। रिवास अपने डैड को शांत करवाते हुए कहता है डैड आपको किसी का खून करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने इस प्यार समधी जी को संभाल लीजिए, बाकी का काम आपका बेटा पूरा कर देगा। वैसे भी रिधा का मन था घूमने जाने का, लेकिन अब उसके डैड आ गए हैं तो मैं कहाँ ही जा सकता हूँ उसको लेकर घूमने के लिए। अभिजीत जी उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़े होते हैं, कहते हैं तुम उसे लेकर धीरे से निकल जा, इससे तो मैं निपटता हूँ। रिवास फिर धीरे से उठकर वहां से चला जाता है और फिर मिशिका रिधा को भी किसी काम का बहाना बनाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिधा रिवास के साथ थीम पार्क के सामने खड़ी होती है और अपनी चमकते हुए आंखों के साथ सामने देख रही होती है और फिर वह एकदम से खुश होकर रिवास को गले से लगा लेती है और कहती है ओल्ड हस्बैंड आपको कैसे पता कि रिधा को यहाँ पर आना था? रिवास उसके गालों को खींचते हुए कहता है क्योंकि रिधा मेरी वाइफ है इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होता है और मुझे तो ये भी पता है तुम आज पहली बार थीम पार्क आए हो। रिधा रिवास की बात सुनकर मुंह बना लेती है और कहती है हाँ आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब रिधा छोटी थी तब वह एक बार अपने नैनी के साथ बाहर चली गई थी खेलने के लिए, तब ना एक बुरे अंकल ने रिधा का किडनैप कर लिया था। उसके बाद रिधा के डैड ने रिधा को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए रिधा थीम पार्क नहीं गई। रिवास कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, अब क्या हम अंदर चले? रिधा फिर रिवास के हाथों को पड़ती है और खुशी खुशी अंदर चली जाती है। रिवास ने पहले से ही विप पास ले रखा होता है इसलिए वो दोनों आराम से इंटर कर जाते हैं। रिधा जैसे ही अंदर जाती है उसकी नज़र सबसे पहले रेस्टोरेंट के ऊपर पड़ती है जो उस थीम पार्क के अंदर ही बना होता है और खासकर कपल्स के लिए। रिधा फिर रिवास का हाथ पड़ती है और रेस्टोरेंट के अंदर ले जाते हुए कहती है पहले रिधा कुछ खाएगी उसके बाद खेलेंगी। रिवास भी आराम से उसकी बातों को मान जाता है और उसके साथ अंदर चला जाता है। वो दोनों एक टेबल खाली देखकर उसी पर बैठ जाते हैं। रिवास अपने लिए एक कप कॉफी ऑर्डर करता है और वही रिधा अभी भी मेनू के साथ खेल रही होती है और उसमें से अपने खाने लायक डिशेस देख रही होती है। और तभी एक वेटर आकर रिवास को उसका कॉफी देकर चली जाती है और वही रिधा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होता है कि उसे खाना क्या है। रिवास अपना कॉफी पी रहा होता है कि तभी रिधा कहती है ओल्ड हस्बैंड लेकिन आप मुझे ये बताओ आप मुझे आज यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? क्या आज आपको बर्थडे है? क्योंकि मेरा बर्थडे तो आज नहीं है। रिवास कहता है मैं तुम्हें डेट पर लेकर आया हूँ, तुमने मुझे एक बार बोला था ना तुम्हें डेट पर जाना है। रिधा रिवास की बात सुनकर खुश हो जाते और कहती है क्या सच में तो डेट ऐसी होती है? हाँ होती तो ऐसे, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें क्या क्या करना है? रिधा उसकी बात सुनकर कहती है पहले मुझे रोलर कोस्टर्स पर जाना है, फिर बम्पर कार्स और उसके बाद फेरिस व्हील, स्क्रैम्बलर और फिर टिल्ट वर्ल्ड पर भी जाना है। रिवास उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है, कहता है तुम कभी थीम पार्क आए नहीं हो, उसके बाद ही तुम्हें इतने सारे राइड्स के बारे में कैसे पता? रिधा कहती है क्योंकि मैं इन्हें हमेशा टीवी पर देखा करती थी ना, और मैं इनके बारे में पढ़ा भी था और मैंने सोचा था जब मैं कभी जाऊंगी तो मैं सारे रीस को ट्राई करूंगी। रिवास फिर अपना कॉफी उठाकर जैसे ही एक सिप पीता है वैसे ही उसकी नज़र बोर्ड के पीछे जाती है जहां पर रिधा के डैड अभिमन्यु जी खड़े थे और उसे बहुत ही डरावनी लुक के साथ घूर रहे होते हैं। रिवास के मुंह में जो काफी होती है वह एकदम से बाहर आ जाती है उन्हें देखने के बाद, और वह अपने मन में कहता है ओह सीट ये इंसान यहाँ भी। और तभी रिधा के पीछे आकर कोई खड़ा होता है और वो थे उनके डैड जो उस वक्त वेट्रेस के ड्रेस में होते हैं, और फिर वो एक डिश को रिधा के सामने रखते हुए कहते हैं आपका खाना तैयार है। रिधा उस डिश को कंज्यूरिंग नजरों से देखती है और कहती है लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। और तभी उसके पीछे वाले टेबल पर बैठा हुआ एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है मेरा खाना कहाँ गया? भी तो यहाँ पर रखा था।
और वो खाना रिधा के डैड उसके टेबल से उठाकर रिधा के टेबल पर लेकर आए थे ताकि रिवास थोड़ा सा भी मौका ना मिल सके रिधा से बात करने का। रिधा फिर अपने डैड की तरफ देखती और कहती है ये हमने तो ऑर्डर नहीं किया। उसके डैड कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारे शॉप की स्पेशल सर्विस है। वही रिवास रिधा को देखते हुए अपने मन में कहता है इसने अपने डैड को पहचाना नहीं, ये कितना इग्नोर करती है अपने फादर को जो यह उन्हें पहचान भी नहीं पा रही है। पक्का ये दोनों आप ही बेटी है ना। अब पता नहीं क्यों मुझे भी शक होने लगा है। अगर मैं अभिमन्यु जी को अच्छे से नहीं जानता तो मैं पक्का यही समझता कि है दोनों बाप बेटी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वही रिधा तो अपने फादर को ही अपने सारे ऑर्डर देने लगती है कि उसे क्या क्या खाना है। अभिमन्यु जी उसके ऑर्डर को लेते हुए कहते हैं जी मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। और फिर वो वहां से जाते हुए रिवास को गुस्से से देखते हैं और उसे जान से मारने का इशारा करते हुए कहते हैं अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। और तभी एक वेट्रेस आती है और अभिमन्यु जी को देखकर उनसे एकदम से पकड़ लेती है और कहती है सर आपको ये ड्रेस कहाँ से मिला, मतलब बताओ। एक राजा होकर अभिमन्यु जी यहाँ पर वेट्रेस की ड्रेस भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन रिवास को अपना दामाद किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। फिर रिधा के सारे ऑर्डर्स दूसरी वेट्रेस लेकर आ जाती है और वही रिधा के डैड बोर्ड के पीछे खड़े होकर उन दोनों को घूर कर देख रहे होते हैं और रिवास भी उनको जलाने के लिए रिधा के साथ और लवी डवी बनने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ तक कि वह रिधा से खुद को खिलाने के लिए भी बोलता है। और रिधा बड़े प्यार से अपने ओल्ड भाभी को मिला भी रही होती है और वही यह सब देखकर अभिमन्यु जी के कान्हा आंख से धुआं निकल रहा होता है, वो आग का गोला बन गए होते हैं। थोड़ी देर बाद रिधा और रिवास थीम पार्क में घूम रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और उन दोनों के पीछे अभिमन्यु जी उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। और फिर उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहता है ये घुसट बुढ़ा मेरी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा है और मेरी प्यारी बेटी जो बहुत ज्यादा इनोसेंट और पौर थी, उसको तो दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता, वो तो अभी बहुत ज्यादा छोटी है। और ये आदमी ये बुढ़ा इसी ने रिधा को अपने प्यार की चाल में फंसाया होगा। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। लेकिन इन दोनों की तो शादी हो गई है ना, तो इन दोनों का देखा नहीं हो सकता है। हाँ, डिवोर्स हो सकता है और मैं ये करवा के रहूंगा। मैं अपनी प्यारी सी फूल सी बेटी को इस मधुमक्खी के हाथ में तो कभी नहीं जाने दूंगा। और तभी रिधा एक खिलौने की दुकान पर जाती है जहां पर रिंग्स डालकर खिलौने को जितना होता है और निशान लगाकर भी वहां से कोई भी प्राइस जीता जा सकता था। रिधा को एक बड़ा सा टेडी बेयर दिखाई देता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है मुझे वो वाला चाहिए, मुझे जीत कर दो। रिवास उसको देखकर आंख मारता है और कहता है ठीक है मैं ये करूंगा। उस गेम का रूल ये होता है कि आप जिसकी खिलौने को जीतना चाहते हो उसे खिलौने पर अपना निशाना लगाकर उसे खिलौने को आपको नीचे गिरना होगा। अगर 10 बार में आप उस खिलौने को नीचे गिरा देते हो तो वह खिलौना आपका हो जाएगा। और फिर वो उस बड़े वाले टेडी बेयर पर निशाना लगता है और निशान लग भी जाता है, लेकिन वो टेडी बेयर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि अभिमान म्यूजिक पीछे से उसे टेडी बेयर को पकड़कर खड़े होते हैं। और वही जब सारे लोग देखते हैं ये लड़का उसे बड़े प्राइस को जीतने की कोशिश कर रहा है तो सारे लोग भीड़ लगाकर उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं। और उनमें से कोई बात करते हुए कहता है ये आदमी उसे प्राइस को जीतने की कोशिश कर रहा है जिसे गिरा पाना नामुमकिन है। कहते हैं कि उसके सर पर मारो, उसके बाद भी वह नीचे नहीं गिरता है। और रिवास भी बहुत बार उसके सर पर मरता है लेकिन वह खिलौना नीचे नहीं गिरता है और सब लोग कहते हैं ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद भी नहीं गिरा पा रहा है। रिवास फिर रिधा की तरफ देखता है और कहता है ये लास्ट शॉट है, देखना इस बार गिर जाएगा। और वो उसे निशाना लगाकर शूट कर देता है और इस बार वह खिलौना अपनी जगह से हल्का सा हिलता है लेकिन गिरता नहीं है। रिवास फिर रिधा की तरफ देखा है, कहता है माफ करना, तुम्हें वह चाहिए था लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो जीत नहीं पाया। और तभी वो दुकानदार उसके हाथ में ये खूबसूरत सा रेड कलर हेयर पिन दे देता है और कहता है यह आप क्या प्राइस है, क्योंकि मैंने देखा आपने काफी ज्यादा मेहनत की। रिधा तो उस हेयर पिन को ही देखकर खुश हो जाती है और वह अपने बाल उसकी तरफ करके खड़ी हो जाती है और कहती है ओल्ड हस्बैंड इसे लगा दो मेरे बालों में। और तभी उस बड़े स्टेट टेडी बेयर के पीछे से अभिमन्यु जी अपना सर पकड़ के बाहर निकलते हैं और अपने फेस को जगह जगह पर टच करते हुए कहते हैं हाय ये कितना ज्यादा दुख रहा है। और फिर वह अपने मन में रहते हैं जरूर उस लड़के को पता चल गया होगा कि मैं उस टेडी बियर को पढ़कर मैं खड़ा हूं, इसलिए उसने जानबूझकर अंसारी लकड़ी की गोलियों को मुझे निशान लगाकर चला रहा था। सारी की सारी गोलियां आकर डायरेक्ट मुझे लगी है। अब इन्हें कौन समझाए कि इनकी गलती की वजह से इनको इतनी सारी चोट लगी है। अब इनको किसने बोला था टेडी बेयर को पढ़कर खड़ा रहने के लिए, बेचारी लाल हो गया ना टमाटर की तरह। वही रिवास रिधा के बालों में उसे हेयर पिन को लगता है और तभी उसकी नज़र रिधा के बटरफ्लाई पेंडेंट पर पड़ती है और फिर वह उसे छूते हुए कहता है रिधा इसे तुमने कब पहना।
रिधा उस पेंडेंट को देखती है और कहती है, अरे ये तो मेरे डैड मेरे लिए लेकर आए थे, आज सुबह ही उन्होंने मुझे पहनाया था। रिवास उनकी बात सुनकर जबरदस्ती स्माइल करता कहता है, क्या मैं इसे कुछ देर के लिए ले सकता हूँ। रिधा उसको देने के लिए आराम से मान जाती है। रिवास फिर उसके गले से उसे चैन को निकाल लेता है और उस पेंडेंट को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और फिर एक डेविल स्माइल करने लगता है और कहता है, अब मुझे पता चला आपका मेरे तक पहुंचाने का राज। और फिर वो अपना फोन निकलता है और थीम पार्क के बाहर खड़े अपने बॉडीगार्ड को फोन करके अब अंदर बुलाता है और फिर वो उस बॉडीगार्ड को उसे चैन को देते हुए कहता है, इसे लेकिन घर चले जाओ और ले जाकर इसे भाभी को दे देना और बोलना इस गले में पहन ले। वो बॉडीगार्ड उसकी बात को मानकर तुरंत उसे लेकर वहां से चला जाता है। और वही उसको जाता हुआ देखकर रिवास के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और फिर वह अपने मन में कहता है, अब मैं देखता हूं आप मुझ तक और मेरी वाइफ तक कैसे पहुंचते हैं। और फिर वह रिधा का हाथ पकड़ता है और उसे दिलवाले जगह में ले जाता है ताकि वो अभिमन्यु जी का ध्यान उसे पर से हटा सके। और होता भी ऐसा ही है, अभिमन्यु जी उन दोनों को खो देते हैं। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बेटी को लेकर कहीं भी चले जाओ, मैं तुम तक आराम से पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर वह अपना फोन निकलते हैं और कुछ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा तो अब तुम घर जा रहे हो, चलो मैं भी आता हूं तुम्हारे पीछे। रिवास फिर रिधा को ऐसे ही पूरे दिन घूमता है, उसका जहां जहां मन होता है उसे मॉल भी लाता है, उसे शॉपिंग भी करवाता है और फिर रात के टाइम उसे 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर लेकर जाता है। रिवास ने होटल स्टाफ को बोलकर पहले ही अपने लिए एक लग्जरी रूम बुक करवा लिया होता है और उनको सारी तैयारी करने के लिए बोल दिया होता है। रिधा जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं क्योंकि उस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है और उस रूम के बालकनी एरिया में कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम होता है। रिधा घूम घूम कर उसे रूम को देख रही होती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड ये रूम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, देखो ना यहाँ पर बहुत सारे बेलून्स और रोजेस भी है और बेड पर देखो ना कितना ब्यूटीफुल हॉट बना है। रिवास उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता है और उसके कंधे पर अपने सर को रखते हुए कहता है, तुम्हें अच्छा लगा ये सब। रिधा अपने आंखों में चमक लिए हुए कहती है, हाँ बहुत ही ज्यादा। रिवास कहता है, ठीक है रूम तुम बाद में देख लेना, अभी हम लोग डिनर कर ले, तुम्हें भूख लगी होगी ना। रिधा कहती है, हाँ भूख तो लगी है। रिवास फिर रिधा को बालकनी एरिया में ले जाता है और उसे अपने थाई पर बैठा लेता है और फिर उसको खुद के हाथों से ही खाना खिलाने लगता है, उसे खुद से खाने नहीं देता है। रिधा भी आराम से उसके हाथों से खाना खाने लगती है, बाहर के व्यू को एंजॉय करते हुए। थोड़ी देर बाद वो दोनों लोग अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। रिवास फिर रिधा को रूम में चलने के लिए बोलता है लेकिन रिधा उसको मना कर देती है और कहती है, नहीं अभी रिधा को यही रखना है, यहाँ से रिधा को बड़े बड़े बिल्डिंग को देखना है। रिवास फिर रूम में आता है और बेड पर से फ्लावर्स को एक साइड कर देता है और फिर वॉशरूम में जाकर जैसे ही डोर को ओपन करता है तो देखता है वॉशरूम भी बहुत ही अच्छे से एंड डेकोरेट था और बाथटब तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसको देखकर रिवास का मूड ही बन जाता है। रिवास वॉशरूम को देखते हुए कहता है, यहाँ से स्टार्ट करो तो ज्यादा सही रहेगा। और फिर वो रिधा के पास जाता है और कहता है, रिधा तुमने सोना नहीं है क्या, चलो बात ले लो और सो जाओ। रिधा कहती है, ठीक है। इतना बोलकर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन जब वहां का डेकोरेशन देखी है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी धीरे से दोबारा से डोर ओपन होता है और रिवास अंदर आ जाता है। रिवास को अंदर देखकर रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिवास कहता है, मैं तो शवार लेने आया था। उसकी बात सुनकर रिधा कहती है, नहीं आप नहीं ले सकते हैं बात, क्योंकि पहले रिधा को बात लेना है। रिवास रिधा को उसकी कमर से पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन रिधा हम दोनों साथ में बात ले सकते हैं। रिधा कहती है, नहीं नहीं साथ में नहीं नहाते, अलग अलग नहाते हैं। रिवास कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ नहाना था और तुम्हें पता है इस तरह से ना हमारा टाइम बचेगा का और फिर हम लोग जल्दी से सो पाएंगे। रिधा कहती है, लेकिन ओल्ड हस्बैंड रिधा आपके सामने बिना कपड़ों के कैसे नहाएगी। रिवास कहता है, जैसे रोज नहाती हो वैसे ही। वैसे भी रिधा को तो मैंने कई बार बिना कपड़ों का देखा है, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। रिधा उसकी बात सुनकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी रिवांस उसका मुंह बंद करवा देता है उसके लिप्स पर अपने फिंगर को रखकर। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके कपड़ों को निकलने लगता है और एक साइड में फेंक देता है और फिर वह भी अपने कपड़ों को निकलता है और उसके साथ बाथटब में जाकर बैठ जाता है। इन सारी चीजों से रिधा इतना ज्यादा शर्मा गई होती है कि वह अपना सर नीचे झुका लेती है, उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ जाता है। वही रिधा का बैक रिवास के चेस्ट से लगी हुई होती है। फिर रिवास रिधा के शोल्डर पर धीरे से अपने लिप्स को रखता है और कहता है, रिधा क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं। रिधा कहती है, बिल्कुल भी नहीं। रिधा को कोई प्यार नहीं करना, क्योंकि आप रिधा को प्यार कर लेते हो लेकिन बेबी नहीं देते हो।
रिवास उसकी बात सुनकर एकदम से उसको पलट देता है और उसके फेस को अपने साइड कर लेता है और सेट सा फेस बनते हुए कहता है, मतलब तुम्हारे डैड जो बोल रहे थे वह बिल्कुल सही बोल रहे थे। रिधा जब रिवास को इतना सेठ देखती है तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों को पकड़ लेती है और कहती है, क्या बोल रहे थे डैड? रिवास कहता है, यही कि वो तुमने अपने साथ लेकर चले जाएंगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। और उन्होंने तो ये भी बोला कि रिधा तुमसे नफरत करती है और रिधा चाहती है तुम अपने लिए दूसरी वाइफ ले आओ। और लगता है उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे खुद को प्यार करने से थोड़ी रोकती। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तुम भी नहीं करती हो। रिधा रिवास की बात सुनकर अपने डैड पर गुस्सा करते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं है, डैड झूठ बोल रहे थे। रिधा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रिवास रिधा के सामने सेड फेस बनाते हुए कहता है, मतलब तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हें छोड़कर जाने वाली हो ना अपने डैड के साथ। रिधा इसकी बात सुनकर कहती है, नहीं नहीं, रिधा कहीं नहीं जाएगी। रिधा ने ओल्ड हस्बैंड से शादी की है तो अब वह ओल्ड हस्बैंड के साथ लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि रिधा ओल्ड हस्बैंड की बीवी है ना, और बीवी को तो अपने हस्बैंड के साथ रहना होता है ना। रिवास कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे साथ रहने वाली हो, अपने डैड के साथ नहीं जाने वाली हो। रिधा कहती है, क्योंकि रिधा झूठ नहीं बोलती है। रिवास कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन तुम्हें पता है आज मेरा ना तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, क्या मैं थोड़ा सा कर लूं? रिधा फिर से मुंह बनाते भी कहती है, नहीं। रिवास कहता है, ठीक है अब तुम मना कर ही रही हो तो मैं मान जाता हूं, मैं नहीं करता हूं तुम्हें प्यार, लेकिन मैं किसी और को तो कर सकता हूं ना। रिधा रिवास की बात सुनकर उसे देखने लगती है, जैसे कह रही हो आपका मतलब क्या है। रिवास थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारी उस ओल्ड आंटी के पास चली जाऊं, आई मीन अपूर्वा के पास, वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। रिधा उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगती है और उसके गाल को जोर से बाइट कर लेती है और कहती है, हम जाकर दिखाओ, बड़े आए थे ओल्ड आंटी के पास जाने वाले। इतना बोलकर वो बाथटब में से गुस्से से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी रिवास उसके पैरों को पकड़ रखा है अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उसके ऊपर जाकर गिर जाती है और फिर रिवास गलों को सहलाते हुए कहता है, ओह मेरी बिल्ली तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। और फिर आगे कहता है, तुम्हें पता है कभी भी अपने हस्बैंड को बाइट नहीं करना चाहिए, चेहरे पर तो कभी नहीं, लेकिन तुमने ये गलती की है और तुम्हें अब इस गलती की सजा मिलेगी। रिधा उसकी बात सुनकर कहती है, तो क्या अब आप मुझे काटोगे? रिवास कहता है, नहीं मैं बस तुम्हें खाऊंगा। रिधा मुंह बनाते हुए कहती है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी आप और खाना खा लो, आपको भूख लग जाएगी, देखा ना अब लग गई आप भूख। लेकिन ओल्ड हस्बैंड आप मेरी जगह कुछ और खा लो ना। रिधा टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदी है, मुझे खाकर आपके मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। रिवास जब रिधा को इस तरह से रिएक्ट करते और डरता हुआ दिखता है तो उसको हंसी आ रही होती है, लेकिन वह अपने हंसी को किसी तरह से कंट्रोल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं टेस्टलेस चीज खा लेता हूँ। ये बोलने के साथ ही वह अपने हाथों को उसकी बॉडी पर स्लाइड करने लगता है, जिसे फील करके रिधा के चेहरे का एक्सप्रेशन खराब हो जाता है और तभी उसे एहसास होता है अब उसके साथ क्या होना है, और वह डर जाती है और अपने डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ कहती है, ओल्ड हस्बैंड ये चीटिंग है, आप ये सब यहाँ पर नहीं कर सकते। वह इतना बोली ही होती है कि तभी उसको हल्के दर्द का एहसास होता है और वो रिवास के शोल्डर को कास्की पकड़ लेती है और फिर उस बाथरूम का माहौल रोमांटिक हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिवास रिधा को रूम में ले आता है। रिधा बेड की तरफ देखते हुए कहती है, बेड पर जो फ्लावर था आपने उसे हटाकर बात कर दिया। रिवास कहता है, वो तो वैसे भी बर्बाद हो जाता है जब हम दोनों बैड फाइट करते हैं। रिधा इनोसेंट फेस के साथ उसे देखती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड क्यों? और क्या आप मुझे यहाँ पर फाइट करने के लिए लाए हो? और क्या आप मुझे मरोगे? रिवास कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ हो जरूर करूंगा जो भी मैं बाथरूम कर रहा था। इतना बोलने के साथ ही वो रिधा को धीरे से बेड पर फेंक देता है और रिधा वहां से भाग पाती या कुछ कर पाती वो उसके ऊपर आ जाता है और उसको उसके चीन से अप करता है और धीरे से उसके लिप्स पे किस करता है। रिधा रिवास की तरफ दिखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिवास रिधा को डीप किस करने लगता है और फिर रिवास रिधा के होठ छोड़कर उसकी गर्दन से कंधे पर किस करने लगता है। उसकी हर किस में रिधा को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है, तो वह अपनी पकड़ रिवास पर मजबूत कर देती है। रिवास रिधा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रिधा को रिवास का रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो रिवास को अपनी ओर खींच लेती है। रिधा खुद से उसके होठों पर किस करने लगती है, फिर रिवास उसके चेस्ट एरिया पर आकर उसे किस और शक करना स्टार्ट कर देता है। रिधा को जब यह एहसास होता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करती है। तभी रिवास रूम की लाइट ऑफ कर देता है ताकि रिधा अनकंफर्टेबल ना फील करे। उसके हाथ रिधा की कमर पर चल रहे थे।
तभी रिधा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओल्ड हस्बैंड रिधा को छोड़ दो ना प्लीज। रिधा को इससे हट होता है। रिवास कहता है, प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी हट नहीं करूंगा। रिधा कहती है, पक्का ना रिवास। हम उसके रिवास उसके होठों को छोड़कर उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। रिधा के हाथ रिवास के बालों को सहला रहे थे। रिधा उसके हर किस में सहर जाती है। जैसे ही रिवास ने रिधा की नाभि पर किस किया, रिधा की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो जाती है। रिवास रिधा के ईयरलोब पर किस करके काट लेता है। थोड़ी देर बाद रिवास रिधा के अंदर एंटर होता है, जिससे अभया की दर्द की वजह से हल्की चीख निकल जाती है। रिवास रिधा हल्की चीख सुनकर उससे पूछता है, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। रिधा कहती है, आह मुझे दर्द हो रहा है। रिवास झुककर उसके होठों पर किस करने लगता है और 1 घंटे बाद इनमें अभया को छोड़ देता है। और थोड़ी देर बाद वह उसे किस करने लगता है और वापस से उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस बार रिधा को और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि रिवास ही ज्यादा फास्ट होता है। रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड प्लीज आराम से, दर्द हो रहा है। लेकिन रिवास उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो उसके साथ ऐसे ही 3 राउंड तक इंटीमेट होता है। 3 राउंड तक आते आते हैं रिधा की पूरी तरीके से हालत खराब हो गई थी और वह उसकी गोद में बैठकर उसके सीने में अपने सर को छुपाए हुए ही कहती है, ओल्ड मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ओल्ड हस्बैंड अब और नहीं प्लीज। रिवास, ठीक है अब हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो रिधा को अपनी गोद में उठता है और वॉशरूम के अंदर ले जाता है। वो अभया को वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में लेटा देता है। गर्म पानी की वजह से रिधा को काफी रिलैक्स फील होता है। वो बाथटब में लेटते ही सो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद रिवास उसे अच्छी तरह से पोंछकर वापस ले आता है और बेड पर लेटा देता है। खुद भी शावर लेकर रिधा के पास उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। वहीं अभिमन्यु की लोकेशन ट्रैक करते हुए घर पहुंच जाते हैं और प्रताप मैंशन पहुंचने के बाद वो रिधा को आवाज लगने लगते हैं, लेकिन रिधा घर में हो तब तो बोलेगी। और तभी उनको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर अभिजीत जी अपने रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रहे हो, जब तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बाहर घूमने गए हुए हैं। अभिजीत जी की बात सुनकर अभिमन्यु जी कहते हैं, लेकिन वो दोनों तो घर आ चुके हैं ना। अभिजीत जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे सपने में। और तभी मिशिका और अलका जी भी वहां पर आ जाती है और सबको डिनर करने के लिए कहती है। और तभी अभिमन्यु जी की नज़र मिशिका के गले में पहने लॉकेट पर जाती है, जिसे देखने के बाद वो शिकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगते हैं और फिर हिचकिचाते हुए कहते हैं, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। मिशिका उस लॉकेट को टच करते हुए कहती है, अरे ये तो रिधा और रिवास ने मेरे लिए भेजा है गिफ्ट के तौर पर, वो दोनों घूमने गए हैं ना। अभिमन्यु जी कहते हैं, ओह हाँ वो दोनों घूमने गए, लेकिन अभी तक वो दोनों घर पर नहीं आए हैं, तो ये लॉकेट तुम्हें कैसे मिला, मेरा मतलब ये गिफ्ट। मिशिका उनकी इस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसे रिवास ने अपने बॉडीगार्ड के हाथों भेजा था। और हाँ उसने एक मैसेज भी भेजा था आप लोगों के लिए कि बोल दोनों आज रात को घर नहीं आएंगे। अभिजीत जी उसकी इस बात को सुनकर कहते हैं, चलो अच्छा है दोनों घूमने चले गए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे भी कई लोग हैं जो मेरे बेटे बहू के बेडरूम में भी घुस जा रहे हैं, उन लोगों के पास तो शर्म वम तो है नहीं, तो मेरे बच्चा ही शर्मा गया। अभिजीत जी की इस बात को सुनकर भी अभिमन्यु जी उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो अब सदमे में जा चुके होते हैं। और फिर अपने मन में कहते हैं, मतलब वह इंसान मेरे नाक के नीचे से मेरी बेटी को लेकर फरार हो गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे मेरे बेटी के साथ रात भर बाहर रहने की। नेक्स्ट मॉर्निंग रिवास की नींद पहले खुलती है। रिवास धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है तो वह देखता है कि रिधा जो बिल्कुल उसके ऊपर लेटी हुई थी। रिधा जान को ऐसे देखकर रिवास के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर रिवास धीरे धीरे रिधा के फोरहेड पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी वो रिधा के फोरहेड पर जो बाल आ रहे थे उनको धीरे धीरे हटाने लगता है और रिधा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। और वह अपने मन में सोचता है, रिधा तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहके उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो रिधा को उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर ऐसे ही रिधा को टाइटली होल्ड करके अपने ऊपर रखे रखता है। थोड़ी देर में रिधा की भी आइज धीरे धीरे ओपन हो रही थी। तभी वह देखता है कि वह अपने रूम में नहीं है, तो वह एकदम से उठ जाती है। रिवास उसको ऐसे उठता हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ रिधा। रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड हम कहाँ है। रिवास उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, बेबी क्या तुम्हें याद नहीं। रिधा कहती है, क्या क्या याद नहीं ओल्ड हस्बैंड। तभी रिवास रिधा को पीछे से हक कर लेता है और उसे बिल्कुल अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बेबी क्या तुम्हें याद नहीं, कल हम बाहर डिनर करने आए थे और हम दोनों। और तभी रिधा को सब कुछ याद आने लगता है और रिधा अपना फेस को रिवास की नेक में छुपा लेती है।
रिवास उसको ऐसे शर्माता हुआ आज पहली बार देख रहा होता है और फिर कहता है, क्या हुआ बेबी, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है? रिधा मुंह बनाते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड आप बहुत बुरे हैं। रिवास कहता है, क्यों, मैंने क्या किया? रिधा कहती है, आपने नाइट में मुझे पेन दिया है, पता है। तभी रिवास कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊं? रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, आपको पता है। रिवास कहता है, ठीक है तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूं। तभी रिधा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं ओल्ड हस्बैंड, मैं बस घर जाना चाहती हूं, क्योंकि रिधा को अजीब लग रहा है। रिवास कहता है, पर बेबी तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो तुम्हें मेडिसिन तो लेना होगा ना। रिधा कहती है, कोई बात नहीं ओल्ड हस्बैंड, हम रास्ते में ले लेंगे, लेकिन अभी मैं घर जाना चाहती हूँ। रिवास कहता है, ठीक है। ऐसा कहके वो रिधा को कपड़े पहनने में उसकी हेल्प करता है और खुद भी अच्छे से कपड़े पहनता है। फिर रिवास रिधा को उठाने की कोशिश करता है, तभी रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड छोड़िए, मैं खुद से उठ जाऊंगी और अब मैं ठीक हूँ। रिवास कहता है, अच्छा क्या तुम सच में चल सकती हो? रिधा कहती है, हाँ क्यों नहीं चल सकती। ऐसा कहकर रिधा जैसे ही खड़ी होने वाली होती है, रिधा एकदम से गिरने वाली होती है। एक पल के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी रिवास उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, बेबी मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे हेल्प करने दो। रिधा कहती है, ओल्ड हस्बैंड आप बहुत बुरे हैं, देखिए आपने मेरी क्या हालत कर दी है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, कोई क्या सोचेगा और मैं सबको क्या कहूंगी। रिवास उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, बेबी तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम बस आज रेस्ट करोगी। ऐसा कहके वो रिधा को ब्राइटर स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उसको होटल से बाहर लाता है और उसे कार में बिठाता है और फिर दोनों फाइनली अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। रिधा रिवास के साथ जैसे ही घर पहुंचती है, उसे हाल में ही अपने डैड दिख जाते हैं। उनको देखते ही रिधा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दौड़ते हुए जाकर उनके गले से लग जाती है। और तभी उसकी नज़र उनके आंखों पर जाती है। आंखों के नीचे काले काले निशान बन गए होते हैं रात भर जागने की वजह से। रिधा उनके आंखों को देखते हुए कहती है, डैड क्या आप दूसरे वाले डैड के साथ मिलकर पांडा वाला गेम खेल रहे हैं? अभिमन्यु जी उसकी बात सुनकर अपना दूसरे साइड फेस कर लेते हैं, जैसे बताना चाह रहे हो कि वो उससे गुस्सा है। अभिजीत जी जब उनके इस नखरे को देखते हैं तो वो रिधा का हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मुझसे बात करो, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर सब लड़कियों वाले नखरे करने में व्यस्त है। अभिमन्यु जी उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो उनको गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं जब से आया हूँ तब से तुम्हें देख रहा हूँ, जब देखो तब मेरे और मेरी बेटी के बीच में आ जाते हो, तुम्हारे चाहते क्या हो? क्या तुम मुझसे किसी तरह का बदला ले रहे हो? अभिजीत जी कुछ बोलते ही वाले होते हैं कि तभी रिधा एकदम से उनके गोद में गिर जाती है। वो तो समय रहते ही वो उसे संभाल लेते हैं, जिससे वहां नीचे गिरने से बच जाती है। उसको ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर अभिमन्यु जी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बिना सोचे समझे गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होते हैं और रिवास को उसकी कॉलर से पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? रिवास उनको एक नज़र गुस्से से देखा है और तुरंत उनके हाथों को दूर कर देता है और अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल करके डॉक्टर को तुरंत आने के लिए बोल देता है और फिर अभिमन्यु जी की तरफ देखते हुए कहता है, और आपका ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा ही करूंगा? अभिमन्यु जी कहते हैं, क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और मुझे अच्छे से पता है तुमसे बदला लेने पर आते हो तो लोगों के साथ क्या करते हो, तो यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उनकी इस बात को सुनकर अभिजीत जी को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर मुझे बदला लेना ही रहता ना तो तुम्हारी बेटी के 18 साल होने का वेट नहीं करता, मैं कब का बदला ले चुका होता। तुम्हें लग रहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है, तो तुम गलत हो, क्योंकि आज से 4 दिन पहले तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये तुम्हारी बेटी है। मुझे तो लगा था यह एक अनाथ बच्ची है जिसे मेरे पोते ने रेलवे स्टेशन से घर लाया था। अभिमन्यु जी कहते हैं, नाटक करना बंद करो तुम बाप बेटे। मुझे अब सब कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, इन सारी चीजों के पीछे तुम ही दोनों बाप बेटी का हाथ था। तुम मुझसे अपनी बेटी के बहुत का बदला लेना चाहते हो ना, इसलिए ना मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठाया है। अभिजीत जी चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस्टर राठौर बोलने से पहले सोच लीजिए कि बोल क्या रहे हैं। और हाँ भूलो मत, ये वो इंसान है जिसे बचाने के लिए मेरी बेटी ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। मेरी बेटी जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती थी, उस बेटी ने एक छोटी सी जान के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी, तो सोचो ये जान उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और तुम्हें लगता है जो चीज मेरी बेटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा? ये मेरी बेटी की तरफ से मेरे लिए आखिरी तोहफा है, जिसे बचाने के लिए उसने खुद को मार दिया था। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए भले इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके लिए मेरी बेटी ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया।
तुम्हें पता है जब तुम्हारी बेटी होने वाली थी ना, सबसे ज्यादा खुश मेरी बेटी थी, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और वो गॉड मदर बनने वाली थी तुम्हारी बेटी की। जब तुम्हारी बेटी पैदा होने वाली थी ना, उसकी एक हफ्ते पहले तुम्हारी वाइफ ने बुलाया था उसे अपने पास, और वो चाहती थी जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तब वो सबसे पहले उसे अपनी गोद में ले, और इसलिए उसने एक हफ्ते पहले से ही अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वो यहाँ से जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा हूँ। अगर मुझे पता होता ना तो मैं अपनी बेटी को वहां पर कभी भी नहीं जाने देता। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है जो पैसों के लिए या फिर राजगद्दी के लिए अपनों की जान के साथ खेले। ये सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारे घर में होती है, हमारे घर में नहीं। और हाँ, मेरी एक और बात कान खोल कर सुन लो, कभी भी मेरी बहू तुम्हारे घर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो उसे राजगद्दी की बारिश बने। इसके लिए तुम लोगों ने न जाने कितनों का खून बहाया है, और तुमने तो उसे राज्य गाड़ी को बचाने के लिए अपनी बेटी और अपनी बीवी तक की परवाह नहीं की। और अगर मेरी बेटी वहां पर नहीं गई होती तो शायद तुम रिधा को भी राजगद्दी के लिए बाली दे चुके होते हैं। उसकी बातें और बढ़ती उससे पहले ही अलका जी आकर अपने हस्बैंड को रोक देती है और गुस्से में कहती है, यहाँ पर मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और आप दोनों लड़ने बैठे हो, मतलब कुछ शर्म वरम है कि नहीं आप दोनों के अंदर। रिवास फिर रिधा को अपनी गोद में उठता है और उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है, और थोड़ी देर बाद उसके रूम का गेट नॉक होता है। रिवास जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है, वो जाकर जैसी डोर ओपन करता है वैसे ही चिराग लेडीज डॉक्टर के साथ अंदर आ जाता है। चर्विक उस डॉक्टर को घूमते हुए कहता है, जल्दी से इसे चेक करो। तो वो तुरंत जाकर रिधा को चेक करती है और बोलती है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये प्रेग्नेंट है। रिवास उसे डॉक्टर की बात सुनकर उसे घूमने लगता है और कहता है, आई थिंक का क्या मतलब है, मुझे कंफर्म करके बताओ उसे हुआ क्या है। वो डॉक्टर अपने डर पर काबू पाते हुए कहती है, इसके लिए हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम इनका अच्छे से चेकअप कर सके, तभी हम कुछ सही से बता पाएंगे। अभी इतना ही बोल पाई होती है कि तभी रिवास उसको बीच में ही रोक देता है और उस लेडीज डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, यहाँ पर तुमने देखा, वो बाहर जाकर किसी को नहीं बताओगी, समझी तुम। अगर तुम्हें अपने डॉक्टर लाइसेंस के साथ साथ अपनी जान भी प्यारी हो तो। वो डॉक्टर रिवास की बात सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाती हो और तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर रिवास उसको वहां से जाने का इशारा कर देता है। उस डॉक्टर के जाते ही चिराग रिवास का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुम इसे प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना अगर उनको इसके बारे में पता चल गया तो बोलो। रिवास से तुरंत अपने कॉलर को छोड़ आता है और कहता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि यह प्रेग्नेंट है, इसलिए सबसे पहले आशीष को कंफर्म करके बताने दो कि यह प्रेग्नेंट है या नहीं। और रही बात पता चलने की, तो मैं चाहता हूं उनको पता चले। चिराग रिवास की बात सुनकर कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका आप गेट के बाहर ही खड़ा है, और एक बार उसे पता चल गया तुमने उसकी बेटी को प्रेग्नेंट किया है तो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें पता है ना यह उसके जीने की आखिरी सहारा है और वह इसे लेकर बहुत ही ज्यादा पागल है। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर राठौर को गुस्सा दिलाने के लिए इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड कर दिया है। रिवास कहता है, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरी तारीफ बाद में कर लेना, फिलहाल बाहर जाकर अपनी कार स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आता हूँ, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं इसका फुल चेकअप करवाने के लिए। थोड़ी देर बाद रिवास डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है और वो डॉक्टर रिवास को अपने गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है और फिर रिवास पर भड़कते हुए कहती है, पता नहीं आजकल के यूथ को क्या हो गया है, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हैं, वो एक बार भी अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी वाइफ के साथ रात में किया है, अगर तुमने अपना जोर उसके ऊपर थोड़ा सा भी और आजमा दिया होता तो आज तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं होता। तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए। रिवास आज पहली बार किसी के मुंह से डांट सुन रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे भी समझ में आ जाता है उसने कल रात को कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। वो डॉक्टर जी भर के सुना लेने के बाद कहती है, अब से तुम कभी भी उसके ऊपर अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे और अभी उससे 2 मंथ तक दूरी बनाकर ही रखना, और हाँ अभी उसकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए तुम्हें उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, और तुम हर हफ्ते उसे लेकर मेरे पास आओगे ताकि मैं उसका अच्छे से चेकअप कर सकूं। रिवास आज एक अच्छे बच्चे की तरह उस डॉक्टर की सारी बातें सुन लेता है और वह जैसे ही वहां से जाने वाला होता है वैसे ही वो डॉक्टर अपने आप से बातें करते हुए कहती है, सच में आजकल के लोग एकदम बेशर्म हो गए हैं, एक तो अपने से 13.14 साल की कम उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं और उसका बचपन पूरी तरह से अभी खत्म भी नहीं होता कि उसको प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। रिवास जब उनकी इस बात को सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही वहां पर अभिमन्यु जी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है मेरी बेटी को।
रिवास अभी कुछ बोलते ही वाला होता है कि तभी पीछे से डॉक्टर कहती है, अरे मैं बताना भूल गई थी, प्रेगनेंसी में उन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत लेने देना और उनका ब्लड रिपोर्ट अभी 15 मिनट में आ जाएगा, तब तक आप लोगों को यहीं पर रुकना भी होगा। अभिमन्यु जी डॉक्टर की बात को सुनकर कहते हैं, अभी इस डॉक्टर ने क्या बोला। रिवास उनकी बात का जवाब देता कि तभी पीछे से अभिजीत जी आते हुए देखते हुए कहते हैं, यही कि मैं दादा बनने वाला हूं और तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। अभिमन्यु जीजा से ही यह बात सुनते हैं वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसको बेहोश होकर गिरता हुआ देखकर अलका जी तुरंत एक वार्ड बॉय को बुलाती है और इनको स्ट्रेचर पर लेटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इवान भी अपने कॉलेज ट्रिप से घर आ गया होता है और वो घर जैसे ही आता है उसे पता चलता है रिधा बेहोश होकर गिर गई थी, तो वह भी तुरंत अस्पताल का पता करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रिधा को कुछ टाइम बाद होश आता है और वह जैसे ही अपने आप को अनजान जगह पर पाती है तो डर जाती है और जल्दीबाजी में उठने की कोशिश करती है। तभी मिशिका आकर उसको उठने से रोक देती है, कहती है, रिधा ऐसे नहीं, आराम से, बेबी को चोट लग जाएगी ना। रिधा मिशिका की पूरी बातों को इग्नोर कर देती है और रोनी सी सूरत बनकर कहती है, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हो, ओल्ड हस्बैंड कहाँ हो आप। रिधा की बात सुनकर बाहर बैठे बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं। वही रिवास डॉक्टर के केबिन में गया होता है रिधा का रिपोर्ट लेकर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था इसके बारे में उसका जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। अलका जी रिधा की रोने वाली फेस देखती है तो वह आकर उसे गले से लगा लेते हैं और कहती है, शह बिल्कुल नहीं रोना, बल्कि अब तुम्हें एक्स्ट्रा हैप्पी रहना है, समझी तुम, एंड कंग्रेचुलेशंस बच्चा। मिशिका और श्रेयांश, अभिजीत जी, यह लोग भी उसे कंग्रेचुलेशन विश करते हैं। रिधा उन सबको कंज्यूरिंग नजरों से देखती है और कहती है, आप सब लोग मुझे कंग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो, क्या रिधा ने अच्छा किया है। अलका जी कहती है, हाँ, हमारी रिधा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। रिधा उनकी बात सुनकर अपनी उंगली को अपने फोरहेड पर रखकर कुछ सोचने की एक्टिंग करती है और कहती है, लेकिन रिधा ने क्या किया है, रिधा को याद नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बताओगे रिधा ने क्या किया। अलका जी उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है, पता तुम्हें, तुम मां बनने वाली हो। रिधा उनकी बात सुनकर कहती है, ओह ये बात है, लेकिन मॉम, रिधा को ओल्ड हस्बैंड ने बेबी लाकर नहीं दिया तो रिधा मां कैसे बनेगी। तभी मिशिका कहती है, लेकिन रिधा के ओल्ड हस्बैंड ने तो रिधा को बेबी दे दिया। रिधा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है, सच्ची में कहां पर है। मिशिका उसका हाथ पकड़कर उसकी टमी पर रखती है और कहती है, यहां पर है। रिधा उसकी बात सुनकर उसके फेस की तरफ देखने लगती और कहती है, क्या मेरी टमी में बेबी है। मिशिका स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारी टमी में। रिधा मिशिका के इस बात को जैसे ही सुनती है वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। उसको ऐसे रोते हुए देखकर मिशिका और अलका जी एकदम से परेशान हो जाती है। श्रेयांश एक डॉक्टर था, इसलिए वो पहले ही अपने पेशेंट को देखने के लिए यहां से अपने केबिन में चला गया होता है रिधा को एक बार देखकर। और अभिजीत जी को अलका जी घर पर भेज दी होती है तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी रिधा का घर में बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम हो। अब इस वक्त मिशिका और अलका जी ही रिधा के पास होती है और जब वो दोनों रिधा को इस तरह से रोते हुए देखती हैं तो एकदम से परेशान हो जाती है। वो दोनों उसे चुप करने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह चुप होने का नाम ही ले रही होती है। मिशिका उसके सर को अपने सीने पर रखकर हल्के हल्के उसके सर को थपकी देने लगती है और बड़े ही प्यार से कहती है, रिधा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। रिधा सिसकते हुए और एक हाथ से अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है, रिधा ने बेबी को नहीं खाया, सच्ची में रिधा ने कुछ नहीं किया, क्या आप रिधा को मरोगे। अलका जी उसकी बातें सुनकर खुद ही कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वह क्या बोले। वहीं मिशिका रिधा के बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी। रिधा रोते हुए कहती है, क्योंकि मैंने बेबी को खा लिया है ना, वो मेरे टमी में चला गया है। लेकिन सच्ची में बोल रही हूँ, रिधा को नहीं पता है बेबी के टमी के कैसे गया। मिशिका जहां रिधा की बातें सुनकर अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, वहीं अलका जी तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और फिर मिशिका की तरफ देखते हुए कहती है, इसके पति को फोन करो और पूछो कब तक आ रहा है रिपोर्ट्स को लेकर। वह इतना बोली ही होती है कि तभी रिवास वार्ड के अंदर इंटर करता है। इस वक्त उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ही खराब होते हैं, लेकिन जब वो रिधा को इस तरह से रोते हुए देखा है तो भाभी परेशान हो जाता है और वह अपनी मॉम और भाभी की तरफ देखने लगता है जैसे पूछ रहा हूं क्या हुआ है। मिशिका बेड से नीचे उतारते हुए कहती है, मुझे लगता है ये बात तुम खुद ही पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवास अपने सारे टेंशन को एक साइड में रखता है और फिर वो रिधा के सामने बैठकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, क्या बेबी क्या हुआ। रिधा रोते हुए कहती है, ओल्ड हस्बैंड बेबी मेरे टमी में चला गया, अब क्या होगा।
रिवास रिधा की बातों को सुनता है और फिर उसे समझने की कोशिश करता है और कहता है हाँ तो क्या हुआ, बेबी तो टमी में ही रहते हैं ना। रिधा रोते हुए कहती है नहीं, वो टमी में नहीं रहता है, वो तो गोद में रहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता है। ओल्ड हस्बैंड बेबी के अंदर कैसे गया, मैंने तो उसे नहीं खाया था। रिवास रिधा की बात सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले। तब मिशिका उसे कुछ इशारे में रहती है जिससे वह समझ जाता है और फिर वो रिधा के आंसुओं को साफ करता है और कहता है मैंने उसे तुम्हारे टमी के अंदर डाला है। रिधा रिवास की बात सुनकर रोना बंद कर देती है और कहती है क्या आपने डाला है, लेकिन क्यों और कैसे, और बेबी यहाँ कैसे आया। रिधा के इस बात को सुनकर रिवास की बोलती बंद हो जाती है और वह फिर मिशिका और अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है कि वो दोनों उसकी कोई हेल्प कर देंगे। मिशिका रिवास की सिचुएशन को देखकर स्माइल करती है और कहती है हाँ पूछो रिधा, बेबी वहां कैसे गया, पूछो पूछो। रिवास मिशिका को गुस्से से देखता है और कहता है रिधा ये तो तुम अपनी भाभी से पूछो ना, वो मुझसे बड़ी है ना, तो वही तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। मिशिका रिवास को खो जाने वाली नजरों से देखते हैं और कहती है ठीक है फिर मैं सच ही में बता देती हूँ, बेचारी का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वैसे देवर जी एक बार और सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बताना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ जाए आपको। रिवास कहता है फिर कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझा लूंगा उसे। फिर वो रिधा के फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है देखो रिधा, मैंने ना एक मैजिक किया था जिसकी वजह बेबी उसके पेट में चला गया। रिधा रिवास की बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है क्या, ओल्ड हस्बैंड आपको मैजिक भी आता है। मिशिका रिवांस के मजे लेते हुए कहती है हाँ उसे मैजिक भी आता है। रिधा मुंह बनते हुए कहती है ओल्ड हस्बैंड आपको मैजिक आता है और अपने मुझे बताया भी नहीं। मिशिका हाँ उसे बताओ ना, तुम्हें कौन सा मैजिक आता है और उसके पेट में बेबी कैसे गया, ये बोलकर बाहर जोर जोर से हंसने लगी है। उसकी बात सुनकर रिवास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इस सिचुएशन में उसका मजाक उड़ा रहा होती है। वही अलका जी जब रिवास को इतना ज्यादा परेशान देखती है तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो खुद रिधा के पास आती है और उसकी फेस को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ करती है और कहती है रिधा बेबी पहले अपनी मम्मा के टमी में ही रहते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भगवान जी ने हमारी गोद में दे देते हैं। रिधा कहती है लेकिन भगवान जी अभी क्यों नहीं देते। अलका जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है देखो छोटे बेबी ना भगवान को बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, इसलिए भगवान उन्हें किसी को भी देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले उसे उसकी मम्मा की टमी में डाल देते हैं और फिर जब वह देखते हैं उसकी मम्मा टमी में बेबी का अच्छे से ध्यान रख रही है, टाइम टाइम से खाना खा रही है और उसे भी खिला रही है, तब जाकर वह उसे उसकी मम्मा की गोद में देते हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो बेबी तुम्हारे पास ही रहे तो तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा, टेंडेंसी खाना खाना होगा, अच्छे से सोना होगा, उसके बाद बेबी तुम्हारे पास आ जाएगा, समझ गई। रिधा कहती है हाँ रिधा समझ गई, अब रिधा अच्छे से खाना खाएगा और अपना ध्यान भी रखेगी ताकि बेबी जल्दी से उसके पास आ जाए। रिधा अलका जी की बातों को आराम से समझ लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसकी नज़र अपने सामने बेड पर सो रहे अभिमन्यु जी पर जाती है तो वो रिवास की तरफ देखने लगते और कहती है ओल्ड हस्बैंड डैड को क्या हुआ, क्या वो अभी तक सो रहे हैं। रिवास कहता है नहीं वो सो नहीं रहे हैं, वो बेहोश हो गए हैं। रिधा उसकी बात सुनकर कहती है जैसे मैं हो गई थी। रिवास कहता है हाँ वैसे ही। रिधा उसकी बात सुनकर अपने गालों पर अपने दोनों हाथों को रख लेती है और फिर एक्साइटेड होकर कहती है तो क्या डैड भी प्रेग्नेंट है मेरी तरह। उसकी इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग सदमे में चले जाते हैं। वही रिवास अपनी पोकर फेस के साथ रिधा को देखता है और कहता है रिधा ऐसा नहीं, और डैड के बारे में ऐसी बातें नहीं करते ना। वो अभी यह बोल ही रहा होता है कि तभी अभिमन्यु जी एकदम से चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बेटी की शादी उसे बुद्ध से कभी नहीं हो सकती, वो मेरा दामाद नहीं बन सकता। रिवास उसकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है सच में यह मेरे ससुर ही है ना, या भगवान दिन के अंदर पूरा ड्रामा कंपनी खोल रखा है, जब देखो नया ड्रामा लेकर बैठ जाना है। रिवास ये सारी चीज अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अभिमन्यु जी आ जाते हैं और वह रिवास को गुस्से से देखते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, तुमने उसे प्रेग्नेंट कैसे कर दिया। रिवास आराम से अभिमन्यु जी के हाथों से अपने कॉलर को छुड़वाता है और कहता है पहले बात मैं उसे हाथ लगा सकता हूं क्योंकि वह मेरी वाइफ, एंड सेकंड बात मैंने उसे इस तरह से प्रेग्नेंट किया है जैसे सब करते हैं, और बाकी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होगा पूरे डिटेल में कि एक लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है। मुझे नहीं लगता मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है। रिवास की बातें सुनने के बाद अभिमन्यु जी का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से से कहते हैं मैं अपनी बेटी को अभी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अभी बात उसके बच्चे की तो मैं उसे पाल लूंगा,
मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रिधा का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी रिवास उनका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम आप रिधा को घर लेकर जाइए, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। वही रिधा आज अभिमन्यु जी को पहली बार इस रूप में अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और रोते हुए कहती है, डैड आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है डैड। रिवास जब रिधा के आंखों में आंसू देखा है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, रिधा मैंने बोला मॉम के साथ यहां से जाओ। रिवास को इतने गुस्से में देखकर अलका जी भी कुछ नहीं बोलता है और उसका हाथ पकड़ के उस वार्ड से बाहर लेकर चली जाती है। वार्ड के अंदर रिवास उन सबके जाने के बाद एक कॉल करता है और फिर अपने डैड को और इवान को वार्ड के अंदर बुला लेता है और जब सारे लोग आ जाते हैं तब वो रिधा का रिपोर्ट अभिमन्यु जी के सामने फेंकते हुए कहता है, आप किस घर लेकर जाने वाले थे मेरी वाइफ को वहां पर, यहां उसे बचपन से ही करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है आपकी प्यारी बेटी के साथ बचपन से उसे घर में क्या होते आ रहा है और मुझे नहीं पता है ना, तो इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है उसे बचपन से ही ड्रग्स दिया जा रहा है, ऐसा ड्रग्स जिससे उसके माइंड का ग्रोथ ही रुक गया। आपने कभी सोचा है आपकी 19 साल की बेटी 5 साल के बच्चों जैसा बिहेव क्यों करती है? क्योंकि उसके माइंड का कभी ग्रोथ ही नहीं हुआ है, वो दिमाग से 5 साल की बच्ची बनकर ही रह गई है और शायद आगे भी ऐसे ही रहती अगर आज मुझे ये चीज पता नहीं चलती तो। आपकी बेटी के साथ आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, आखिर आप कैसे डैड हो? मिस्टर राठौर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने आपकी वजह से अपनी बहन को खो दिया है और अब मैं आपकी वजह से अपने बच्चे और अपनी वाइफ को नहीं खो सकता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आज से 6 महीने पहले की बात करते हैं। 6 महीने पहले आपने अपनी बेटी को उसकी शादी से भगा दिया था। आई एम राइट मिस्टर राठौर? अभिमन्यु जी कहते हैं, हाँ मैंने ही अपनी बेटी को उसकी शादी से भगाया था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने आदमियों के साथ उसे सेफ जगह पर भेजने का रास्ता चुना। रिवास उनकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आपको लगता है कि वो सच में आपके आदमी थे? अभिमन्यु जी कहते हैं, मतलब क्या तुम्हारा, तुम क्या जानते हो इस बारे में? रिवास कहता है, मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ आपने अपनी बेटी को भेजा था वो लोग आपकी नहीं बल्कि आपकी वाइफ के लोग हैं और उनका प्लान रिधा को जान से मरने का था। अभिमन्यु जी कहते हैं, मतलब मेरी बेटी से शादी करना तुम्हारे एक प्लान का हिस्सा था? रिवास उसकी बातें सुनकर गुस्से से कहता है, आप वो बातें जरूर सोच लेते हैं जो होता नहीं है, लेकिन वह बातें कभी नहीं सोच पाते हैं जो हो चुका होता है। मुझे ये बात बिल्कुल ही पता नहीं थी कि आपकी बेटी शादी से भाग चुकी है और उसे भगाने वाले आप हैं, बल्कि मैं तो गिफ्ट लेकर गया था कि बेटी का शादी अटेंड करने, बट वहां जाने के बाद मुझे पता चला आपकी बेटी भाग चुकी है। एंड बाकी चीज मुझे मेरे बेटे से पता चली, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन पर आपकी बेटी उतरी थी उसे रेलवे स्टेशन पर उसे कुछ लोग छोड़ रहे थे। मेरा बेटा था जो उसे वहां पर बचाने गया था और उसे बचाकर अपने साथ घर लेकर आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरे बेटे ने उसे छुपाकर मेरे ही प्राइवेट अपार्टमेंट में रखा है। वो यो बस मैं गलती से उसे जगह पर पहुंच गया एंड मेरा कोई प्लान नहीं था आपकी बेटी के साथ शादी करने का। वो सिर्फ एक हादसा था जिसमें हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुड़ गए थे और अब मैं उसे सच में अपनी वाइफ मानता हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे इवान से रिधा के स्टोरी के बारे में पता चला तब मैंने एक काम जरूर किया था, मैंने आपकी बेटी को आपकी ही देश में वांटेड घोषित करवा दिया ताकि आपके घर वालों को और आपके दुश्मनों को लगे कि वह एक मासूम सी लड़की है, उसके पास छूटने की कोई जगह नहीं होगी और इसलिए पुलिस उसे देखते ही गोली मार देगी और वह मर जाएंगी और इस तरह से आपकी बेटी सेफ रहेगी मेरे पास। लेकिन आपने तो मैं पूरे प्लान की ही धज्जियां उड़ा दी और यहां पर पहुंच गए अपनी बेटी को ढूंढते हुए। बट अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितनी जल्दी हो सके यहां से लौट जाइए, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरी वाइफ की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभिमन्यु जी सारी बातें सुनने के बाद अपनी जगह पर ही बैठ जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हैं और कहते हैं, तुम बोल रहे हो तो मेरी बेटी को मेरे दुश्मनों से बचा रहे हो, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि जो इंसान मुझे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जिसे मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं, वो मेरी बेटी की रक्षा करेगा? कैसे मान लूं कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, जबकि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे मेरे परिवार से कितनी ज्यादा नफरत करते हो? क्या तुम सच में मेरी बेटी को सबसे बचा रहे हो या फिर तुम खुद से मार रहे हो? तो चलिए पहले जान लेते हैं रिधा के फैमिली वालों के बारे में। उर्मिला राठौर, इनका ही कहा हुआ सब कुछ होता है। राठौर फैमिली में उनके शब्दों को कोई मना नहीं कर सकता है। अभिमन्यु जी की ये रिधा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि रिधा की मॉम एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती थी जो इनके स्टेटस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट इन्होंने अपने बेटे के सामने तो हार मान ली। अभिमन्यु राठौर ये मैरीलैंड के राजा है। सुप्रिया राठौर रिधा की मॉम जो अब इस दुनिया में नहीं है।
मिताली राठौर, रिधा की सेकंड मदर, जो रिधा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, लेकिन ये सबको ऐसी दिखती है जैसे यह उसकी सबसे ज्यादा प्यार करती है। इनकी एक खुद की बेटी है जिसका नाम मिष्ठा राठौर है। उर्मिला राठौर सुप्रिया जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कुछ भी करके उनको अभिमन्यु जी के लाइफ से निकलना चाहती थी, क्योंकि सुप्रिया जी नीचे कास्ट से आए थी और उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। उर्मिला जी का ही मानना था कि कोई नीचे कास्ट वाला जाकर उनके ऊपर और उनके देश के ऊपर राज नहीं कर सकता है, और इसलिए वह उन्हें हर वक्त मरने की कोशिश करती थी। जब उनको पता चला सुप्रिया जी पेमेंट है तो वह और ज्यादा गुस्सा हो गई, और फिर उन्होंने प्लान किया कि वह अब कुछ भी करके इस औरत को अपनी बेटे की लाइफ से निकाल कर रहेंगी। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सुप्रिया जी रिधा को बर्थ देने वाली थी, उस वक्त अभिमन्यु जी किसी काम देश के बाहर चले गए थे, और इसी का फायदा उठाकर उर्मिला जी ने अपने बॉडीगार्ड को नहीं करने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन उनको ये पता नहीं था सुप्रिया जी की दोस्त यक्षिता प्रताप सिंह वहीं पर है। जब सुप्रिया जी उन लोगों से बचकर भाग रही थी महल से, तब उसी वक्त वहां पर यक्षिता पहुंची थी और उनसे सुप्रिया जी को बचाने के लिए उन सबसे लड़ाई भी की थी। लेकिन वो उन सारी चीजों में काफी ज्यादा घायल हो गई थी, और इधर सुप्रिया जी का भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। सुप्रिया जी ने जैसे ही उन दोनों को बर्थ, उसी वक्त उर्मिला जी के बॉडीगार्ड होते हुए उन लोगों के पास पहुंच गए थे, और उन्होंने उसी वक्त सुप्रिया जी को वहीं पर मार दिया था और उनकी बेटे को भी। यक्षिता भी उसे वक्त काफी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो उन दोनों को नहीं बचा पाए। लेकिन वो रिधा को लेकर वहां से निकल गई थी, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर तक गई भी नहीं थी, तभी उसे पीछे से किसी ने गोली मार दी थी, और यह इंसान कोई और नहीं मिताली थी, और उसके बगल में ही उर्मिला जी खड़ी थी। वो लोग रिधा को भी करने वाले थे, लेकिन वहां पर गोली चलने की वजह से महल के सारे बॉडीगार्ड इस एरिया में आ गए थे, और उन्होंने रिधा को 4 तरफ से घेर लिया था, क्योंकि उनके लिए तो वह उनकी राजकुमारी थी। और उन सब के आ जाने से उर्मिला जी रिधा को नहीं मार पाई थी, बल्कि उन्होंने खुद के सीने में ही एक गोली मार ली थी, और ऐसा नाटक करने लगी थी जैसे उनके ऊपर उनके दुश्मनों ने हमला किया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और अपने पोते को खो दिया। रेवास की सारे बातें सुनकर अभिमन्यु जी गुस्से से अपने हाथों की मुठिया बंद कर लेते हैं, और फिर वो रेवास और अभिजीत जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, तुमने जो कुछ बोला मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, लेकिन फैसला मेरी बेटी करेगी। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मैं उसको तुम्हारे साथ रहने से नहीं रोकूंगा, और अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो तुम उसे रोको नहीं रोकोगे। रिवास अपने डैड की तरफ देखता है और फिर एक गहरी सांस लेते हैं। कहता है, मुझे आपके साथ मंजूर है, लेकिन अगर रिधा ने आपको नहीं चुना तो आप जब तक उन सारे लोगों से निपटारा नहीं कर लेते हो, तब तक आप रिधा से मिलने के बारे में भी नहीं सोचोगे। अभिमन्यु जी रिवास को एक डेविल स्माइल के साथ देखते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है खुद के ऊपर, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने किसी तरह का शर्त रखूंगा, लेकिन जब तुम शर्त रख ही रहे हो तो मेरे लिए एक शर्त है, अगर रिधा तुमने नहीं चुनती है तो तुम दोबारा कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। रिवास कहता है, आप जैसा चाहो वैसा शर्त रख सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है रिधा मेरे साथ ही रहने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। इस बार हारने की बारी आपकी है। अभिमन्यु जी हंसते हुए कहते हैं, लगता है इस लड़के को ज्यादा ही घमंड हो गया, बट कोई नहीं, अभी मेरी बेटी तुम्हारा घमंड चकनाचूर करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रिधा श्रेयांश के केबिन में बैठी हुई होती है, उसके केबिन में मौजूद सारी चीजों से खेल रही होती है। तभी वहां पर भागते हुए इवान आता है, और वह आते ही रिधा को अपने गले से लगा लेता है और फिर कहता है, मॉम आपको पता है मुझे जब पता चला था कि आप हॉस्पिटल में, मैं कितना ज्यादा डर गया था। इतना बोलकर वह उससे थोड़ा सा दूर होता है। रिधा कहती है, ओह हाँ, मुझे ना इत्तू सा चक्कर आ गया था। इवान रिधा के नोच को पिंच करते हुए कहता है, ये तो गलत बात है ना माँ, मैं आपसे बोला था आप मुझे घर पर रहकर मिस करेगा, लेकिन मैं आपसे यह नहीं बोला था कि आप मेरी याद में बीमार ही पड़ जाएगा। मतलब मैं 2 दिन के लिए छोड़कर क्या गया, आप मेरी याद में बीमार ही पड़ गई। रिधा कहती है, नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ, और तुम्हें पता है मेरे टमी में ना बेबी आ गया है, अब तुम ना बिग ब्रदर बनने वाले हो। इवान कहता है, ओह ऐसा है, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रिधा कहती है, लेकिन इवान मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हें कितने बेबीज चाहिए। इवान कहता है, आप मेरी छोड़िए और आप मुझे ये बताइए आपको कितने चाहिए। रिधा अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहती है, रिधा को तो बहुत सारे बेबीज चाहिए होंगे ना, तभी तो सबको रिधा एक एक देगी। इवान रिधा की बात सुनकर स्माइल करने लगता है, और वह जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही रिवास वहां पर आ जाता है। कहता है, किसको क्या देना है। रिधा जब रिवास को देखती है तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। रिवास जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और फिर डांटे हुए कहता है, रिधा अब तुम इस तरह से नहीं चल सकती हो, तुम्हें पता है ना बेबी आने वाला है, क्या तुम चाहती हो बेबी को चोट लग जाए।
रिधा रिवास की बात सुनकर अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लेती है और कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी। रिवास कहता है, आगे से याद रखना और हाँ, बोलने की तो गलती से भी कोशिश मत करना। और हाँ, अब से तुम्हारा मस्ती करना बंद, तुम ज्यादा इधर उधर उछल कूद भी नहीं करोगी और तुम गार्डन में जाकर रैबिट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलोगी। रिधा रिवास की बात सुनकर पाउट बना लेती है और कहती है, ओह हस्बैंड, लेकिन रिधा घर में रहकर बोर हो जाएगी ना। इवान कहता है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं रहूंगा हर वक्त आपके साथ में, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। उसके बाद सब घर वापस आ जाते हैं। रात के टाइम रिवास, रिधा और अभिमन्यु से तीनों बेडरूम में बैठे हुए होते हैं। रिवास अभिमन्यु जी को घूरते हुए कहता है, सीरियसली आप अभी हम दोनों के बीच ही सोने वाले हैं? अभिमन्यु जी कहते हैं, हाँ मैं अभी भी तुम दोनों के बीच में ही रहूंगा और मैं तुम दोनों के बीच में तब तक रहूंगा जब तक मैं अपने बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए मना नहीं लेता हूँ। रिवास उनको घूमते हैं, कहता है, आपके पास सिर्फ सुबह तक का टाइम है, अगर सुबह तक आप रिधा को अपने साथ जाने के लिए नहीं मना पाते हैं तो कल शाम को आप यहाँ से